Hi everyone. Today we are starting a very important topic and that is AMT, Alternate Minimum Tax. नॉर्मली एक पर्सन अपनी टोटल इनकम पे टैक्स पे करता है, लेकिन पता है बहुत सारे पर्सन की टोटल इनकम निल हो जाती है बिकॉज ऑफ डिडक्शंस या बहुत कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट को वहां पे तकलीफ होने लग जाती है कि इस बंदे की डिडक्शन की वजह से इनकम बहुत कम हो गई या फिर इसकी इनकम तो निल हो गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट कहती है ये जो टोटल इनकम वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये नहीं माना जाएगा, इसको नहीं मानेंगे। हम एक अल्टरनेट तरीका बताते हैं, इसके बेसिस पे टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। मतलब कम से कम गवर्नमेंट कहती है कम से कम इतना टैक्स तो हम लेंगे, भले आपकी डिडक्शन की वजह से इनकम कम हो जा रही हो, आपका टैक्स कम हो रहा हो, लेकिन कम से कम इतना टैक्स तो हम लेंगे ही। और ये जो अलग तरीका गवर्नमेंट ने फॉर्मुलाइज किया है आपसे कुछ ना कुछ टैक्स वसूल लेने का, वो है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आइए इस बात को मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं, बहुत आसान भाषा में। पता है, आई एम फ्रॉम वाराणसी और वाराणसी में गंगा रिवर है। हालांकि हिंदुस्तान के कई कोनों से वो गुजर रही है, लेकिन वाराणसी से भी होके गुजरती है गंगा रिवर। और यहां पे क्या होता है, सुबह के समय पे लोकली पीपल घाट पे क्रिकेट खेलते हैं, राइट। अब ऐसे समझ लीजिए जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक साइड में घाट है, दूसरे साइड में रिवर है। अगर एक प्लेयर ने 6 या 4 मारा घाट वाली साइड पे, तो ये कंसीडर होगा 6 या 4। लेकिन अगर उसने रिवर साइड पे मार दिया 6 और 4, तो नियम यह है कि प्लेयर आउट कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही खेलते हैं क्योंकि बॉल निश्चित है खो जाती है वहां पे, राइट। गंगा में चली गई तो हर कोई बॉल निकाल नहीं पाएगा, तो इस वजह से नियम बना लिया है वहां पे प्लेयर्स ने अब अमंग देमसेल्फ कि अगर वो गंगा जी में जाएगी तो प्लेयर आउट हो गया, अगर घाट के साइड 6 या 4 लगेगा तो वो काउंट होगा। अब बताइए, प्लेयर ने तो गंगा साइड पे भी मारा तो टेक्निकली तो वो 6 है ही, लेकिन वो माना नहीं जाएगा और इनफैक्ट वो आउट भी हो जाएगा। बिल्कुल यही काम गवर्नमेंट ने किया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिधर 6 मार रही थी, गवर्नमेंट ने कहा ये 6 नहीं है, ये आउट है। ये टैक्स के पॉइंट से बात कर रहा हूं। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जहां पे टैक्स बचा पा रही थी, जिन डिडक्शंस की वजह से टैक्स बचा पा रही थी, गवर्नमेंट ने कहा ये डिडक्शन कंसीडर किए बिना इनकम निकालेंगे और हम आपसे कम से कम इतना टैक्स ले लेंगे। यही है एएमटी। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूं वो सुन के आपको बहुत अचरज होगा, बहुत ही आश्चर्य होगा कि रिलायंस कंपनी ने 1996 तक ₹1 टैक्स पे नहीं किया है। कैन यू इमेजिन? रिलायंस कंपनी ने ₹1 का इनकम टैक्स नहीं पे किया टिल 1996। आप कहोगे सर हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी, इतना अधिक डिविडेंड बांटने वाली कंपनी, राइट। रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने ह्यूज डिविडेंड कमाया है, शेयर्स की प्राइसेस में भी ह्यूज ग्रोथ हुआ है, लेकिन वो कंपनी धीरू भाई अंबानी की उस कंपनी ने ₹1 का इनकम टैक्स पे नहीं किया है 1996 तक। आप पूछोगे सर क्यों? मैं आपको बताऊंगा वो इसलिए क्योंकि उनकी टैक्सेबल इनकम निल हो जाती थी बिकॉज ऑफ वेरियस डिडक्शंस अवेलेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। उनकी टैक्सेबल इनकम निल आती थी या फिर लॉसेस में चली जाती थी, निगेटिव आ जाती थी टैक्सेबल इनकम। और जो प्रॉफिट वो रिपोर्ट करते थे शेयर होल्डर को, वो कौन सी होती थी? एज पर कंपनीज एक्ट, राइट। एक कंपनी अपनी पीएल बैलेंस शीट कैसे बनाती है, जो शेयर होल्डर्स को दी जाती है एजीएम में, वो एज पर कंपनीज एक्ट होती है, ठीक है। और इनकम टैक्स में बहुत सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हैं तो ये डिडक्शन ले लीजिए। आपको याद है ना, कुछ एग्जांपल लूं, सेक्शन 35 AD क्या कहता है? कहता है अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी 100% खर्चा की तरह घटा लीजिए। फिक्स्ड एसेट भी परचेज किए, रेवेन्यू खर्चों की तरफ पूरा पूरा घट गया। सेक्शन 80IA, सेक्शन 80IB, हालांकि हो सकता है आप इन सेक्शन से फेमिलियर ना हो, इनमें फुल 100% की डिडक्शन मिलती है। जितना आपने प्रॉफिट कमाया पूरी डिडक्शन।
प्रोवाइडेड आप वो बिजनेस कर रहे हो जिस बिजनेस को गवर्नमेंट ने इन सेक्शन में स्पेसिफाई किया है। स्टार्टअप्स जो हैं उनको सेक्शन 80 आईएसी के तहत 100% डिडक्शन ऑफ पीजीबीपी इनकम मिल जाती है फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स। 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए 100% की डिडक्शन। यू लास्ट मी सर व्हाट इज स्टार्टअप? तो स्टार्टअप क्या होता है? जो भी एक नया बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी डालते हैं, एलएलपी डालते हैं, राइट? तो कंपनी या एलएलपी के फॉर्म में कोई भी नया बिजनेस डालते हैं और वो एक यूनिक आइडिया के साथ होता है, तो आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना होता है कि आई वांट टू बी कैटेगराइज्ड एज रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट को लगता है कि आपका आइडिया यूनिक है, कुछ अच्छा है, बेहतर है, तो यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड is also an recognized startup by government of India, right? Because the government liked our unique way of teaching and therefore they have given such recognition to us. इनको भी 3 साल की डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है 100% डिडक्शन देने पाने के बाद मुझे कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा? नहीं, टैक्स पे करना पड़ता है बिकॉज ऑफ मैट एंड एएमटी। मैट इज मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, एएमटी इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एएमटी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों चीज एक बराबर है, इसलिए साथ में बताना जरूरी है। मैट लगता है कंपनीज पे और अदर देन कंपनीज पे क्या लगता है? एएमटी। मैट लगेगा कंपनीज पे और अदर देन कंपनीज, फर्म हो गया, एलएलपी हो गया, इंडिविजुअल हो गए, बाकी जितने पर्संस हैं उन पे लगेगा एएमटी। और अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं एएमटी। एक अल्टरनेट तरीके से इनकम कंप्यूट की जाएगी, क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो बहुत कम हो गई और गवर्नमेंट को तकलीफ है इस बात की कि अरे टैक्स कैसे ना ले। तो गवर्नमेंट कहती है हम अल्टरनेट तरीके से आपकी इनकम कंप्यूट करेंगे। एक अल्टरनेट टैक्स का रेट भी होगा जो हम आपकी अल्टरनेट तरीके से जो कंप्यूट की गई इनकम है उस पर अप्लाई करेंगे और आपसे टैक्स ले लेंगे। अब पता है रिलायंस कंपनी ने पहली बार टैक्स कब दिया? 96-97 में मैट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो मैट तो कंपनीज पे लगता है और हम लोग बात कर रहे हैं एएमटी की, इक्विवेलेंट है दोनों, ठीक है? तो जब मैट कंपनीज पे लगा ना, तब जाके रिलायंस कंपनी ने टैक्स पे करना शुरू किया। नाउ मैट पहले आ गया था, एएमटी उसके बाद आया है। अब हो क्या रहा था? कंपनीज को अल्टरनेट तरीके से टैक्स देना पड़ रहा था, तो आउट ऑफ जेलेसी एक सेक्शन और आ गया, दैट इज एएमटी, जलन की भावना से। अब वो जलन की भावना क्या थी कि अगर एक कंपनी एक पर्टिकुलर धंधा कर रही है, ठीक है, 100% उसको डिडक्शन मिल जा रही है, टैक्सेबल इनकम तो निल हो जा रही है उसकी, लेकिन अल्टरनेट तरीके से सरकार कंप्यूट करके उसकी इनकम उससे टैक्स ले रही है। लेकिन फर्म अगर वही काम कर रही है, एलएलपी वही काम कर रही है, तो मैट तो एलएलपी फर्म इन सब पे लगता नहीं था। तो वो सिमिलर धंधा कर रहे हैं और उनकी टैक्सेबल इनकम निल आ जा रही है, मैट जैसा प्रावधान उनके ऊपर है नहीं, तो ऐसे में उसका टैक्स क्या हो रहा था? निल रह जा रहा था, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। तो अब लोगों ने क्या किया कि अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस जिसमें सरकार डिडक्शन वगैरह देती है, तो लोगों ने कंपनी फॉर्म करने की बजाय पार्टनरशिप एलएलपी फॉर्म करना ज्यादा बेहतर समझा। और कंपनीज को जलन भी हो रही थी, भाई ये पार्टनरशिप फर्म वाले, एलएलपी वाली ये आनंद क्यों उठाएं? तब बाद में नया प्रोविजन आया, दैट इज एएमटी। मतलब पहले मैट आया था विच वॉज ओनली फॉर कंपनीज, फिर एएमटी आया। कहा सारी बात जो मैट में है वो किस में आएगी? एएमटी में, और बाकी पर्संस के ऊपर भी ये कानून लगेगा। उनकी भी अल्टरनेट तरीके से इनकम निकाली जाएगी और उन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, अगर उनकी टैक्सेबल इनकम एज पर इनकम टैक्स निल हो जाती है तो भी। आई होप आपको फ्रेमवर्क समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि एएमटी की क्या कहानी है, राइट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब से। अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, दैट इज एएमटी। मैं इसके पहले आपको कुछ बात लिखवाऊंगा, आप लिखिए इसे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एएमटी। एएमटी इज अल्टरनेट मिनिमम
हालांकि सिमिलर तरीके के दो प्रावधान हैं, एक है मैट, इसका मतलब होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, और एएमटी, बस कुछ नहीं, ए और एम जगह चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट अप्लाई होता है कंपनीज पे, अप्लाइज ऑन कंपनीज, अप्लाइज ऑन ऑल अदर पर्सन, बाकी सभी पर्सन पे एएमटी लगता है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखा है, ये सेक्शन का कौन सा है, 115 JEE1। आप सेक्शन नहीं भी याद रखेंगे काम चलेगा, सेक्शन की जरूरत नहीं है। चैप्टर 12 BA, ये जो सेक्शन है ये कहां आता है, चैप्टर 12 BA। आई होप आपने इनिशियल क्लासेस में मुझसे सुना था कि पूरा इनकम टैक्स कई चैप्टर्स में डिवाइडेड है और फर्दर उन चैप्टर्स के अंदर कई सारे सेक्शन आते हैं। एक चैप्टर तो आपको याद भी होगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर, come on, complete my line, deduction under chapter 6A, which ranges from section 80C to 80U, right? तो उसी तरीके से चैप्टर्स के अंदर सेक्शन आते हैं। एएमटी जो कवर होता है वो चैप्टर 12 BA में कवर होता है। Contains a special provision for levy of alternate minimum tax in the case of person other than company. Person other than company भी ये लगता है। Any person other than company who has claimed deduction under any section other than section 80P included in chapter 6A under the heading C, चैप्टर 6A की हेडिंग C के अंतर्गत, अब पहले मैं आपको यह बता दूं, चैप्टर 6A ये है डिडक्शन, ठीक है, और फर्दर ये चैप्टर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी आपको यह बताने की, वो आई होप दूसरे चैप्टर्स में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और ये पूरा डिडक्शन कहां से कहां तक रेंज करता है। अगर फुल डिडक्शन की बात करें तो इट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U, ठीक है। ये पार्ट सी में क्या आता है, सेक्शन 80H से लेके 80H से लेके 80RRB तक आता है। देखिए 80G नहीं आएगा, H से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो 80G डोनेशन वगैरह था वो सब नहीं आ रहा है पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या आ रहा है, अभी आपको सिर्फ पार्ट सी याद रखने की जरूरत है, इसीलिए मैं पार्ट ए, पार्ट बी के बारे में बता भी नहीं रहा हूं आपको, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहां पे क्या बोलता है, कहता है एएमटी उनके ऊपर लगेगा जिन्होंने डिडक्शन क्लेम की है, कहां, चैप्टर 6A के पार्ट सी में, यानी 80H से लेके RRB के बीच में, ठीक है। तो ये सेक्शन याद कर लीजिए, 80H से लेके RRB के बीच में जितने भी डिडक्शन आते हैं, अगर इनमें से कोई डिडक्शन क्लेम की है तभी एएमटी आएगा, राइट। अदर देन 80P, इनके बीच में 80P भी आएगा, लेकिन 80P अगर क्लेम किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एप्लीकेबल किनके ऊपर है, एएमटी एप्लीकेबल ऑन नंबर 1 डिडक्शन क्लेम्ड अंडर चैप्टर 6A, अंडर चैप्टर 6A पार्ट सी एक्सेप्ट सेक्शन 80P। क्या ये बात क्लियर हुआ आपको, एएमटी किसके ऊपर लग रहा है, डिडक्शन जिसने क्लेम किया है चैप्टर 6 से पार्ट सी में, एक्सेप्ट 80P। देखिए क्या ये P बीच में आएगा 80H से RRB के, हाँ, MNOPQR, ठीक है, R बाद में आएगा, P पहले आएगा ना, ठीक है। तो ये इसी के बीच में आ रहा है, लेकिन वो क्लेम किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या है, या फिर आपने 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है, दूसरा है
डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 10AA। 10AA में कौन सी डिडक्शन क्लेम होती है? अगर आपने SEZ में यूनिट लगा रखी है तो एक्सपोर्ट टर्नओवर के प्रपोर्शनेट आपको डिडक्शन मिलती थी, याद है? PGBP इंटू ET अपॉन TT, ऐसे मैं पढ़ाता था आपको। PGBP इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर। पहले 5 साल तक इसका 100% डिडक्शन, अगले 5 साल तक PGBP इंटू ET अपॉन TT का 50% डिडक्शन, और फिर उसके बाद वाले 5 साल मतलब 11वें साल से 15वें साल तक उसकी डिडक्शन होती थी PGBP इंटू ET अपॉन TT और अमाउंट ट्रांसफर टू SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट, whichever is lower, ठीक है, वो आपको डिडक्शन मिलती थी। तो ये डिडक्शन 10AA की होती है। अगर आपने ये डिडक्शन क्लेम कर रखी है तो आपके ऊपर AMT लग जाएगा। इनमें से कोई भी एप्लीकेबल ऑन ईदर 1 और 2 और 3, कुछ भी क्लेम किया हो। तीसरा पॉइंट, एक पॉइंट और है, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। 35AD किसको मिलता है? स्पेसिफाइड बिजनेस वाले को। इसमें बहुत सारे बिजनेसेस गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखे हैं और यहां पे डिडक्शन क्या है कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी 100% डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू खर्चों की तरह घट जाएगा। फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा, रेवेन्यू खर्चों की तरह घटा लीजिए, डिप्रिसिएशन नहीं, पूरा खर्चा ही घटा लीजिए। ये होता है 35AD में, और ये चुनिंदा बिजनेसेस के रिस्पेक्ट में ये मिलता है। अगर आपको ये डिडक्शन मिली है तो भी आपके ऊपर AMT लगेगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। पता है, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि मुझे ये सेक्शन बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब मुझे ये प्रोविजंस बिल्कुल पसंद नहीं है, मैट AMT। अल्टीमेटली गवर्नमेंट क्या कर रही है? पहले कह रही है बेनिफिट लीजिए, और बेनिफिट अवेल कर ले रहे हैं और टैक्स नहीं बन रहा है तो गवर्नमेंट को फिर तकलीफ हो जा रही है। तो हम कहते हैं भैया आप छूट देते ही क्यों? मतलब सरकार कर क्या रही है? जहां सोचो, सरकार हमारे जैसे व्यापारियों को बोल रही है कि ये लो, छूट लो, ऐसा ऐसा काम करो, तुम्हें छूट देंगे इनकम टैक्स में। हमने कहा ठीक है साहब, आप छूट देंगे तो हम करते हैं ऐसा काम। हमने वो काम किया, हमें छूट मिल गई, गवर्नमेंट कह रही तुम्हारी इनकम कम हो गई क्या? हम कह रहे अरे तुमने छूट दिए तो कम तो हो ही जाएगी साहब। तो कहता नहीं, कम हो गई है तो फिर ये सब नहीं माना जाएगा, अब ये सब नहीं माना जाएगा, अब हम दूसरे तरीके से तुम्हारी इनकम निकालेंगे और टैक्स ले लेंगे। हम कहते क्या बात, मजाक है? हाँ, सरकार यही कर रही है, ठीक है, यही है AMT। पहले गवर्नमेंट कह रही है डिडक्शन लो, हम कहते हैं ले लिया साहब, इनकम तुम्हारी कितनी? हमने कहा कि भैया इनकम तो हमारी ले लो गई, तुम्ही ने छूट दे दी हमको ऐसा ऐसा करने पे। तो अब सरकार कह रही है नहीं, तो अब वो नहीं मानेंगे, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स होगा, अल्टरनेट तरीके से तुम्हारी इनकम निकालेंगे। मतलब हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा 6 मारो, ठीक है, गंगा घाट पे खड़ा कर दिया, बोला 6 मारो, ठीक है। तो भैया 6 तो हम कहीं भी मार सकते थे, पहले कुछ बताया नहीं नियम, हमने मार दिया 6। किधर? गंगा जी वाली साइड पे। गवर्नमेंट ने देखा कि राज अग्रवाल हमेशा किधर मारते हैं 6? गंगा जी वाली साइड पे, घाट वाली साइड पे नहीं मारते हैं। उनका एक काम करते हैं, इस घाट वाली साइड पे क्या करते, अगर गंगा जी वाली साइड को क्या बना देते हैं, आउट। यही किया गवर्नमेंट ने, राइट। आइए और पढ़ते हैं इस सेक्शन को और जानते हैं इसके बारे में। The provision of AMT would however not be applicable to individual, HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not, or artificial judicial person। सिर्फ 2 लोगों की बात नहीं कर रहा है, फर्म और LLP। फर्म LLP के अलावा सबकी नाम ले लिया। देखिए कंपनी का नाम ले ही नहीं सकता क्योंकि कंपनी के ऊपर AMT लगता ही नहीं है, ठीक है। कंपनी के अलावा जितने पर्सन होते हैं उसमें से फर्म LLP को छोड़ के सबका नाम ले लिया, इंडिविजुअल ले लिया, HUF ले लिया, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हो गए कि नहीं? सारे हो गए। इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड 20 लाख। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, एडजस्टेड टोटल इनकम। टोटल इनकम वो होती है जिसपे हम नॉर्मली टैक्स पे करते हैं। अब सरकार क्या कहेगी हम आपकी टोटल इनकम नहीं, हम आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे। जो डिडक्शन हम आपको दिए हैं वो एड बैक कराएंगे, कुछ डिडक्शन हम एड बैक कराएंगे, वो आपकी इनकम मानेंगे। हमने ये क्या मजाक है, तो फिर दिए ही क्यों थे डिडक्शन? ठीक है, डिडक्शन गवर्नमेंट जो कह रही है वापस से हम टोटल इनकम में एड बैक कराएंगे, कुछ डिडक्शन को एड बैक कराएंगे
और अब जो इनकम आएगी वो एडजस्टेड टोटल इनकम कहलाएगी। और अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है, किसकी? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी की, तो कहता है आपके ऊपर एएमटी नहीं लगेगा। तो चलिए ऐसे समझ लीजिए, 20 लाख रुपए से कम कमाने वाले, लेकिन ये टोटल इनकम नहीं है बेटा, ये है क्या? एडजस्टेड टोटल इनकम, डिडक्शन को एड बैक करने के बाद। ठीक है, कुछ डिडक्शन, सभी को नहीं, कुछ डिडक्शन को एड बैक करने के बाद। यानी जो लोग 20 लाख रुपए से कम कमाते हैं, कौन लोग? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, अगर ये लोग 20 लाख रुपए से कम कमाते हैं साल का, तो इनके ऊपर एएमटी नहीं है। क्या फर्म और एलएलपी के ऊपर एएमटी लगेगा? यस लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये 20 लाख रुपए वाली बात किसके लिए कही गई है? अदर देन फर्म एंड एलएलपी। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसको सर आसान भाषा में लिखवाइए ना। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, एप्लीकेबल फॉर फर्म एलएलपी विथ एडजस्टेड टोटल इनकम, एटीआई। भूलेंगे तो नहीं, एटीआई किसको लिख रहे हैं? एडजस्टेड टोटल इनकम को। एप्लीकेबल फॉर फर्म एलएलपी विथ एटीआई, ठीक है। फिर एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी विथ एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर 20 लाख। बात समझ में आई कि नहीं आपको? जब हम फर्म और एलएलपी की बात कर रहे हैं तब नहीं बोल रहे हैं कि एडजस्टेड with adjusted total income what? It can be even less than is equal to 20 lakh. या adjusted total income any amount लिख दे रहे हैं, adjusted total with adjusted total income any amount। यहां पे 20 लाख वाली बात नहीं है, मतलब फर्म एलएलपी पे तो लगेगा ही लगेगा एएमटी, ठीक है। हाँ, लगता कब है उसकी ये कंडीशन है, फर्म एलएलपी पे लगेगा ये एएमटी, लेकिन कब लगेगा? जब उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की हो। लेकिन अगर इंडिविजुअल एचयूएफ की बात करें, बाकी लोगों की बात करें, तो अब देखिए उसकी इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। फिर ये 3 चीज भी चेक करेंगे, राइट? ये 3 चीज चेक करेंगे, इनमें से कोई कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एएमटी लग जाएगी। यानी फर्म और एलएलपी के लिए 3 कंडीशन है, 1 2 3, और इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए इन 3 कंडीशन के अलावा एक कंडीशन और है कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। 20 लाख भी अगर एडजस्टेड टोटल इनकम है तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में एएमटी नहीं लगेगा, ये ज्यादा होनी चाहिए, प्लीज इसे याद रखिएगा। दिस नीड टू बी ग्रेटर। इवन इफ इट इज इक्वल टू 20 लाख, एएमटी विल नॉट बी एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। राइट, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब क्या कहता है? कहता है अकॉर्डिंगली वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल। रेगुलर इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ? जो इनकम टैक्स आपकी रेगुलर इनकम पे, यानी टोटल इनकम पे, टैक्सेबल इनकम पे, एज पर नॉर्मल प्रोविजन, मतलब डिडक्शन वगैरह घटा के इनकम टैक्स की जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके हिसाब से जो टोटल इनकम आती है, उस पे जो टैक्स कंप्यूट होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर इनकम टैक्स। तो अकॉर्डिंगली वेयर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल बाय एन इंडिविजुअल फॉर अ प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 is less than AMT payable, is less than AMT payable for the such previous year, the adjusted total income shall be deemed to be the total income of such person. The adjusted total income, अगर AMT payable से रेगुलर टैक्स आपका कम आ रहा है, AMT से आपका रेगुलर टैक्स कम आ रहा है, तो कह रहा है जो एडजस्टेड टोटल इनकम है इसी को टोटल इनकम मान लिया जाएगा
और अब 15% के रेट से टैक्स लगा के आपसे ले लिया जाएगा, एंड सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द एडजस्टेड टोटल इनकम एट द रेट ऑफ 15%। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं इसको, देखिए क्या मतलब है इसका। देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कैसे होता है। पहला स्टेप, आप कंप्यूट कीजिए टोटल इनकम। टोटल इनकम किसे कहते हैं? एज पर नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। नंबर 2, आप कंप्यूट कीजिए इस पे रेगुलर इनकम टैक्स। ये किस पे कंप्यूट होगा? टोटल इनकम पे कंप्यूट होगा। रेगुलर इनकम टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन योर टोटल इनकम एज पर नॉर्मल टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल। इंडिविजुअल के केस में स्लैब वाला टैक्स होता है, ठीक है। फर्म के केस में ये टैक्स फ्लैट रेट होता है 30% का, तो उस तरीके से कंप्यूट कीजिए। तीसरा, फिर आप कंप्यूट कीजिए एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बता भी दूंगा। एडजस्टेड टोटल इनकम निकालिए। चौथा, आप निकालिए टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम। टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम, ये होगा एट द रेट ऑफ 15% और ये होगा एट नॉर्मल रेट, जो भी रेट है एज पर नॉर्मल रेट एप्लीकेबल, ठीक है। फिर पांचवा, स्टेप 2 और स्टेप 4 whichever is higher is tax payable। जैसे मान लीजिए हम फर्म की बात कर लें, तो फर्म की टोटल इनकम निकाल लिया आपने। टोटल इनकम कैसे निकलेगा इसकी तो बात करनी नहीं है, ये सब आप सीख चुके हैं। टोटल इनकम निकालिए एज पर नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। उस पर 30% का टैक्स लगाइए, 4% वो सब लगा दीजिए, सेस, ठीक है। सरचार्ज वगैरह भी एप्लीकेबल है तो अकॉर्डिंगली लगाइए, वो भी लगेगा, राइट। नाउ कमिंग टू एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या होगा? जो कुछ डिडक्शन गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर रही है, ये डिडक्शन को एड बैक कर दीजिए टोटल इनकम में, तो आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम। और एडजस्टेड टोटल इनकम पे लगाइए 15% का टैक्स। अब फिर देखिए 1 और 2 और 4 वाले टैक्स में से कौन सा टैक्स ज्यादा है, मतलब रेगुलर टैक्स ज्यादा है कि एएमटी ज्यादा है? जो ज्यादा है वो पे करना पड़ेगा, वो जो ज्यादा है वो पे करना पड़ेगा। यानी सरकार कह रही है कम से कम 4 वाला ये टैक्स तो जमा करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा कम से कम भी। यही मतलब हुआ उसका कि अगर मान लीजिए ये रेगुलर टैक्स आपका आता है 2 लाख रुपया और ये जो टैक्स है 4 वाला 4th पॉइंट का, ये आ जाता है 3 लाख रुपया, तो सरकार क्या लेगी आपसे? 3 लाख रुपया। तो कम से कम ले लिया ना, कम से कम आपसे एएमटी तो ले ही लिया। दिस इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए, तो ज्यादा लेती है सरकार। अब रेगुलर टैक्स ही 5 लाख रुपया है, एएमटी 2 लाख रुपया है, तो क्या लेगी सरकार? तब तो कहिए आपका नॉर्मल टैक्स 5 लाख रुपया है, नॉर्मल टैक्स दीजिए। नॉर्मल टैक्स ही जनरली देना है, लेकिन एएमटी अगर ज्यादा हो गया तो एएमटी देना पड़ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला स्टेप है, टोटल इनकम की बात मुझे नहीं करनी है आपसे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ना नॉर्मल टैक्स रेट कंप्यूटेशन की बात करनी है, मुझे सीधे बात करनी है एडजस्टेड टोटल इनकम, ये कैसे निकलता है। तो आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग दे सकते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। कहां से शुरू होगा ये? पहले लीजिए टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन, जो भी टोटल इनकम आई है एज पर नॉर्मल प्रोविजन, इसमें आप ऐड कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। 10AA में अगर कोई डिडक्शन आपने लिए तो उसको जोड़ दीजिए, प्लस कीजिए
डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। 35AD में क्या होता है? 35AD में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज की, ठीक है, 40 लाख रुपए की, तो 40 लाख रुपया ये पूरा का पूरा पीएल में चला जाता है, 100% डिडक्शन मिल जाती है। ठीक है, 35AD में, या कोई मशीनरी खरीदे तो 35AD में आपको 100% डिडक्शन मिल गई। अब ध्यान से समझिए इस बात को, अगर मान लीजिए हम 35AD न लिए होते, अरे 35AD न लिए होते तो 4 लाख रुपया डेप्रिसिएशन तो मिला ही होता ना, 10% का मिला होता कि नहीं? अगर हम 35AD न लिए होते तो डेप्रिसिएशन तो मिला होता ना उस एसेट का। तो कहता है कि 35AD का डिडक्शन ऐड करिए और उस पर जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होता था वो लेस भी कर लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, करना मिलना भी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 35AD की डिडक्शन को ऐड करेंगे और साथ में माइनस कर देंगे। माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट on which deduction under section 35AD is claimed। गवर्नमेंट 35AD में जो डिडक्शन दे रही है, अगर मैंने वो न लिया होता तो डेप्रिसिएशन मिला होता कि नहीं, उन कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिला होता ना। तो जब आप डिडक्शन को ऐड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन उसका लेस कर लीजिए। एंड लास्ट बात की चैप्टर 6A पार्ट C का डिडक्शन, ये आप क्लेम किए हैं तो ऐड कर दीजिए। डिडक्शन ऐड करना है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट C। और पार्ट C कहां से कहां तक होता है? सेक्शन 80H से लेके 80RRB तक। बेसिकली इसमें बहुत सारे सेक्शन कंपनीज पे एप्लीकेबल भी है, ठीक है, जो बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को मिलते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं हम लोग उन सेक्शंस को लिख लेते हैं मेजरली जो आपसे इनके बीच में आते हैं, और फिर मैं ये भी बता दूंगा एग्जाम में किन सेक्शंस की बात आपसे करेगा, राइट। तो इन सेक्शंस के ATS से RRB के बीच में सेक्शन आएगा, देखिए एक तो GHI आई आएगा, इनके बीच में आएगा सेक्शन 80IA से लेके सेक्शन 80IE तक, ये सेक्शन आ जाएगा। फिर आएगा 80JJA, फिर आएगा 80JJAA। बहुत सारे डिडक्शन डिलीट भी हो चुके हैं, मैं आपको ये भी बताऊं। 80LA आएगा, 80P आएगा, 80PA आएगा, ठीक है, 80QQB आएगा, 80RRB आएगा। इसमें से बहुत सारे सेक्शन आप पहचानते होंगे, बहुत सारे पहचानते भी नहीं होंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप कौन कौन से सेक्शन पहचानते हो। 80JJAA पहचानते होगे, ये क्या है? मैंने इस सेक्शन को जब पढ़ाया तो मैं इस तरीके से बोलता था, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्शन है ये, ठीक है। और गवर्नमेंट यहां पे छूट देती है जो लोग नए रोजगार पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम नए इंप्लॉइज को रखते हैं अपने यहां तो सरकार मुझे कुछ छूट देती है, क्यों? क्योंकि मैं रोजगार पैदा कर रहा हूं। तो सेक्शन 80JJAA आपने सुन रखा है। QQB भी आपने सुना होगा, मैंने बताया ये रॉयल्टी टू ऑथर्स, ठीक है। और RRB क्या है? रॉयल्टी ऑन पेटेंट, ये है रॉयल्टी ऑन पेटेंट। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ना, आपके एग्जाम में इन्हीं सेक्शन के नाम लेगा जनरली, हालांकि मैंने लिख पूरा दिया है, ठीक है। आप कहोगे सर बाकी सेक्शंस मुझे जानना है, नहीं, एग्जाम में बस लिखेगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेगा इस सेक्शन में इतना डिडक्शन क्लेम किया है, आपका काम क्या है? ऐड कर दीजिए, बस सेक्शन याद रहना चाहिए कि इस सेक्शन को ऐड कर देते, ठीक है। ATS से RRB ये याद रखना है, और ATS से RRB के अंदर क्या आ रहा है वो भी मैंने लिख दिया अब आपको सामने,
राइट, वो भी सेक्शंस लिख दिए, और इनमें से जिन सेक्शंस के ज्यादा पूछने के चांसेस हैं उसको हाईलाइट भी कर दिया। बाकी सेक्शंस के नाम लेने की संभावना बिल्कुल कम है, ठीक है, लेकिन ले लेगा तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये सारे सेक्शंस देख लीजिए, ये ऐड करने हैं, ठीक है। जो इन सेक्शंस को हम नहीं जानते हैं, हमने नहीं पढ़ा है, हम उन्हें पढ़ने की भी कोशिश नहीं करेंगे। एग्जाम में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड होगा कि यू हैव टेकन डिडक्शन अंडर सच एंड सच सेक्शन, और अगर आपको लगता है कि उस सेक्शन के नाम यहां पे आपको बताए गए थे तो आप ऐड कर दीजिएगा। आई होप मेरी बात क्लियर है आपको, ठीक है। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलता है, यही बात यहां पे लिखी हुई है जो हमने आपको लिखवा दी। Adjusted total income would mean the total income before giving effect to chapter 12BA as increased by। chapter 12BA क्या है? अरे यही तो है, AMT ही तो chapter 12BA कह रहा है। अभी AMT का कोई भी प्रोविजन लगाए बिना जो टोटल इनकम आ रही है, मतलब नॉर्मल इनकम, बिना AMT को लगाए जो टोटल इनकम आ रही है, बिना AMT के प्रोविजन को लगाए जो टोटल इनकम आ रही है, उसमें कुछ इंक्रीज करना है। तो क्या मतलब हुआ उस टोटल इनकम का? टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन, एज पर नॉर्मल टैक्स प्रोविजन, ठीक है। इंक्रीज्ड बाई क्या क्या? 10AA से इंक्रीज कर दीजिए। डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 35 AD एज रिड्यूस्ड बाई द डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 एज इफ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD वाज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट फॉर विच डिडक्शन इज क्लेम्ड। कहता है सेक्शन 35 AD को ऐड कर दीजिए और रिड्यूस कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, किससे? डेप्रिसिएशन से। डेप्रिसिएशन ऐसे निकालिएगा एज इफ 35 AD नहीं मिला है, मतलब अगर 35 AD ना मिला होता तो डेप्रिसिएशन जितना होता वो घटा भी दीजिए, ठीक है। और फिर चैप्टर 6A का जो पार्ट C है, ठीक है, उसकी डिडक्शन को क्या कीजिए? ऐड बैक कर दीजिए, ठीक है। लेकिन अदर देन सेक्शन 80P, ठीक है, अदर देन सेक्शन 80P, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे लिखवाया था ना, यहां पे बीच में 80P आता है, दिस इज नॉट टू बी एडेड, यहां पे मैं लिख दूं, इसके लिए ये बात भी तो लिखनी होगी, 80P ये नहीं ऐड होता है, ये भी बीच में आएगा, नॉट टू बी एडेड। राइट, चलिए अभी मुझे अब और क्या क्या देखना है? टैक्स क्रेडिट फॉर AMT, ठीक है, कि अब होता क्या है कि जितना आप AMT ज्यादा पे कर देते हो उसकी आपको क्रेडिट मिल जाती है, वो फ्यूचर ईयर्स में एडजस्ट भी हो जाएगी, ये देखना है। इसकी भी बड़ी सारी प्रोविजन से कैसे एडजस्ट होता है, क्या होता है, बहुत आसान भाषा में समझाऊं एक बार पहले आपको, कि मान लीजिए मेरा नॉर्मल टैक्स बनता है मेरा 2 लाख रुपया, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दी, मैंने ली, 2 लाख रुपया मेरा टैक्स बना। फिर गवर्नमेंट को तकलीफ हो गई कि भैया इसका टैक्स तो बहुत कम बन रहा है, कमाता इतना ज्यादा है, तो गवर्नमेंट ने कहा कि AMT निकालेंगे, तुम्हारा AMT आ गया मेरा 5 लाख रुपया। अब सरकार मुझसे लेगी क्या? मेरा नॉर्मल टैक्स है 2 लाख रुपया, AMT आ रहा है मेरा 5 लाख रुपया, कितना लेगी सरकार? सरकार मांगेगी 5 लाख रुपया दीजिए भाई। लेकिन सरकार मुझसे 5 लाख रुपए ले लेती है ना, तो 3 लाख रुपए की मुझे क्रेडिट दे देती है, कहती है लीजिए तुम्हारे पास AMT की क्रेडिट आ गई 3 लाख रुपया, ये 3 लाख रुपया फ्यूचर के टैक्सेस में एडजस्ट कर लेना, बाद में जब टैक्सेस आपका ज्यादा बनेगा कभी तो आप एडजस्ट कर लेना। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर मैंने ज्यादा टैक्स पे कर दिया, बाद में सरकार मुझसे एडजस्ट करवा दी ये टैक्स, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हम सरकार को दे कितना रहे? 2 ही लाख तो दे रहे हैं। बात समझू ना, मेरा नॉर्मल टैक्स 2 लाख रुपया है, ठीक है, सरकार ने AMT निकलवाया और 5 लाख रुपया मुझसे ले लिया, यानी मुझसे ले लिया 3 लाख रुपया ज्यादा फिलहाल, और वो 3 लाख रुपया सरकार कह रही है फ्यूचर में तुमको एडजस्ट करने दे देंगे, तो अल्टीमेटली तुमने लिया कितना मुझसे? नॉर्मल टैक्स ही। तो हम भी तो यही कहते हैं सरकार को, क्या फायदा ये सब
बेकार का एएमटी लेने का, ठीक है, फ्यूचर में एडजस्ट करने दोगे ही, ठीक है, तो अल्टीमेटली तुम ले रहे हो रेगुलर टैक्स, क्यों नहीं रेगुलर टैक्स ही ले लेते? क्लियर बात? तो एएमटी जो है ये बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, सरकार को तुरंत टैक्स चाहिए आपसे। सरकार अगर आपको अभी डिडक्शन दे रही है ना, तो सरकार को लगता है नहीं इनसे टैक्स लो, फ्यूचर में भले इसको एडजस्टमेंट दे देंगे, लेकिन हर साल टैक्स मिलना चाहिए। और यही वजह थी कि 1996 तक रिलायंस कंपनी टैक्स नहीं दे रही थी, फिर मैट आया और फिर देना पड़ा, और बाद में फिर कंपनियों को मैट देना पड़ा था, बाकी लोग को ऐसा टैक्स देना नहीं पड़ा था, तो बाकी लोग के मजे थे, तो कंपनियों को हुई जलन, और जब जलन हुई तो कंपनियों ने ये बात रखी सामने, तो सरकार ने फिर कहा कि नहीं भाई ये कंपनियों के लिए क्यों रहेगा, सबके लिए रहेगा, तो ये प्रोविजन बना दिया गया सबके लिए, राइट। फिर कैसे बनाया गया कि फर्म और एलएलपी तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एप्लीकेबल है, लेकिन इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी इनके ऊपर तभी एप्लीकेबल है जब एडजस्टेड टोटल इनकम इज ग्रेटर 20 लाख, राइट। तो अब हम लोग को यह पढ़ना है टैक्स क्रेडिट एएमटी की कैसे ली जाती है, ठीक है। फिर वो क्रेडिट कै साल तक कैरी फॉरवर्ड होती है, क्या एडजस्ट करते समय भी कुछ कंडीशन है, जैसे 3 लाख की क्रेडिट है तो पूरा 3 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएगा क्या अगले साल ही? नहीं, वहां पे फिर लिमिट भी है कि एक बार में एडजस्ट कितना होगा, उसकी लिमिट है, ठीक है, राइट। एएमटी कब एप्लीकेबल होता है, इसकी एक कंडीशन है। क्रेडिट कब एप्लीकेबल होगी, क्रेडिट अगले साल मिलेगी नहीं मिलेगी, इनकी क्या कंडीशन, ये सारी बात देखनी है, और फिर हम लोग फाइनली क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो इतना कुछ अभी और देखना बाकी है आपको। आइए अब देख लेते हैं टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी सेक्शन 115 जेडी क्या है। टैक्स क्रेडिट इज द एक्सेस ऑफ एएमटी पेड ओवर द रेगुलर इनकम टैक्स पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर दैट ईयर। जितना एक्सेस एएमटी आप दोगे किसके ऊपर, ओवर रेगुलर इनकम टैक्स, वो टैक्स क्रेडिट कहलाएगा। चलिए हम लोग लिख लेते हैं व्हाट इज टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट इज एएमटी माइनस रेगुलर टैक्स। ठीक है, आपका रेगुलर टैक्स 2 लाख रुपया है और आपने एएमटी पे किया 5 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपए की सरकार आपको क्रेडिट दे देगी, ठीक है, और ये क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। टैक्स क्रेडिट shall be carried forward for 15 years। 15 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। इसका मतलब क्या है, जिस साल एएमटी आपके रेगुलर टैक्स से ज्यादा हुई, ठीक है, तो उस साल को छोड़ दीजिए, उसके बाद 15 साल तक एडजस्टमेंट के लिए आपको समय मिलेगा। 15 साल तक एडजस्टमेंट के लिए आपको समय मिलेगा। अब ये एडजस्ट कितना होगा, एडजस्ट तभी होगा जब आपका रेगुलर टैक्स एएमटी से ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए फर्स्ट ईयर, मैं ऐसे बताता हूं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। मान लीजिए आपकी रेगुलर टैक्स जो है, रेगुलर टैक्स, और ये लिखा हूं एएमटी है, नेट मिनिमम टैक्स। रेगुलर टैक्स है आपका 2 लाख रुपया, एएमटी है 5 लाख रुपया। क्या होगा जल्दी बताइए, क्या पे करना होगा, टैक्स पेबल कितना है, जल्दी बोलिए। रेगुलर टैक्स मेरा बन रहा है 2 लाख रुपए का, एएमटी बन रहा है 5 लाख रुपए का, देना कितना पड़ेगा, विल हैव टू पे टैक्स ऑफ 5 लाख रुपीस। क्या मुझे कुछ टैक्स क्रेडिट मिलेगी इस साल, हाँ या ना बताइए, मुझे क्या कोई टैक्स क्रेडिट मिलेगी? हाँ, 3 लाख रुपए की टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। एएमटी में से रेगुलर टैक्स माइनस कीजिए, आपको इतनी टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल रेगुलर टैक्स था मेरा 4 लाख रुपया, एएमटी था मेरा 6 लाख रुपया, ठीक है।
तीसरे साल क्या हुआ? तीसरे साल मान लेते हैं मेरा रेगुलर टैक्स है 7 लाख रुपया, एएमटी है 4.5 लाख रुपया। चौथे साल रेगुलर टैक्स हो गया मेरा 8 लाख, एएमटी 7 लाख। अब हर साल क्या होगा आप मुझे बताते जाइए। दूसरे साल रेगुलर टैक्स 4 लाख रुपए है, एएमटी 6 लाख रुपए है, तो पे क्या करना होगा? अगेन 6 लाख। 6 लाख जो ज्यादा है वो देना पड़ जाएगा। क्या मुझे टैक्स रेट मिलेगी? हाँ टैक्स रेट मिलेगी, क्योंकि रेगुलर टैक्स से मैंने ज्यादा दिया है, तो मुझे 2 लाख रुपए की क्रेडिट मिलेगी। आज मेरे पास क्रेडिट कितनी हो गई? 5 लाख रुपए हो गई। ठीक है, ये 3 लाख रुपए की क्रेडिट और ये 2 लाख, ये टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है। ठीक है, ये 2 लाख रुपए और ये 3 लाख रुपया भी यहां आ जाएगा। मेरे पास 5 लाख रुपए की क्रेडिट हो गई। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्रेडिट अलग अलग लिखनी पड़ती है, कौन सी ईयर की क्रेडिट है। क्यों? क्योंकि ये 3 लाख रुपए की क्रेडिट अगले 15 साल के लिए है। ठीक है, और ये 2 लाख रुपए की क्रेडिट अब सेकेंड ईयर के बाद 15 साल तक मिलेगी। ठीक है, ये क्या होगा? पहले साल के बाद से 15 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। 15 साल तक अगर क्रेडिट नहीं भी लिए तो ये खत्म हो जाएगा, 15 साल ही कैरी फॉरवर्ड होगा। ये 15 साल 2 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा कहां से? 2 साल के बाद से। तीसरे साल से मतलब इसको भी 15 साल मिलेगा ना कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, तो 1 साल ज्यादा ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये अलग अलग रखते हैं सारा। ठीक है, अब थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में क्या होगा? मैं ये एरो हटा दूं कहीं आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो अभी मेरे पास टोटल टैक्स क्रेडिट कितनी है? 5 लाख रुपया। मैं यहां पे टोटल टैक्स क्रेडिट भी लिख देता हूं। मेरे पास टोटल टैक्स क्रेडिट कितनी है? यहां पे 3 लाख रुपया था, ये 2 लाख रुपए के साथ 3 लाख मिलके 5 लाख हो गया। फिर देखिए तीसरे साल क्या होगा? तीसरे साल रेगुलर टैक्स है मेरा 7 लाख रुपया और एएमटी है 4.5 लाख रुपया। मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा? मुझे टैक्स देना पड़ेगा 7 लाख रुपए। ठीक है, क्या मुझे कोई क्रेडिट मिलेगी? क्या मुझे कोई क्रेडिट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि रेगुलर टैक्स मैं दे रहा हूं। ठीक है, क्या मेरा कुछ क्रेडिट सेट ऑफ होगा इस साल? हां, सेट ऑफ कितना होता है अब वो मैं लिखवाने जा रहा हूं। सेट ऑफ लिमिट। सेट ऑफ की लिमिट क्या है? रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी। मतलब सरकार अब कहेगी 7 लाख में से 2.5 लाख रुपया माइनस करो, 4.5 लाख रुपया माइनस करो। कितना हुआ? 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया हम तुमको एडजस्ट करने दे देंगे। 2.5 लाख रुपया हम तुमको एडजस्ट करने देंगे। सर मेरा फिर से सुन लीजिए, रेगुलर टैक्स और एएमटी में से क्या ज्यादा है? रेगुलर टैक्स। मुझे देना क्या है? जल्दी बोलिए। रेगुलर टैक्स। क्या मेरे पास एएमटी की क्रेडिट पड़ी है? हां पड़ी है। कितनी पड़ी है? मेरे पास 5 लाख रुपया क्रेडिट पड़ी है। 3 लाख रुपया यहां वाला और 2 लाख रुपया यहां वाला, 5 लाख रुपया पड़ी है क्रेडिट। ठीक है, सरकार मुझे एडजस्ट कितना देगी? करने देगी। कहती है रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी करो। रेगुलर टैक्स इस बार ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2.5 लाख ज्यादा है। 2.5 लाख एडजस्ट कर लो। 2.5 लाख एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब क्रेडिट कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी? जल्दी बताइए, क्रेडिट कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी? 5 लाख रुपए की क्रेडिट थी, अब 2.5 लाख रुपया एडजस्ट हो गया तो 2.5 लाख कैरी फॉरवर्ड होगी। इस 2.5 लाख में से 0.5 लाख 50,000 रुपया कौन सा है? ये वाला। ठीक है, और बचा 2 लाख रुपया, ये कौन सा है? ये इस साल वाला। 2.5 लाख जो एडजस्ट किया ना, समझो इस 3 लाख रुपए में से पहले 2.5 लाख एडजस्ट किए, तो 50,000 यहां वाला बचा है और दूसरे साल वाला पूरा 2 लाख रुपया बचा है। ठीक है, अब हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख रुपया कौन सा वाला है? तो मैंने बता दिया, जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ये 2.5 लाख रुपया, इसमें से 50,000 रुपया पहले साल वाला है और 2 लाख रुपया दूसरे साल वाला है। अब 7.5 लाख में से 2.5 लाख रुपया कम करोगे, कितना टैक्स आएगा? 4.5 लाख रुपया। तुम्हें सरकार को 4.5 लाख देना पड़ेगा। अगेन कितना देना पड़ा? जा देखो, एएमटी। इसका नाम ही है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। कम से कम इतना देना ही पड़ेगा, इसका नाम ही है।
ठीक है, क्रेडिट लेके भी हमें इतना टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। यानी ऐसे समझ लीजिए, जहां पे सरकार बोल रही है कि हम आपका सारा टैक्स माफ करते हैं, बेवकूफ बना रही है। सरकार आपको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि आप हर हाल में एएमटी तो दोगे ही। आप जितना ज्यादा टैक्स दे देते हो ना, आपको लगता है उसकी क्रेडिट मिल गई, फ्यूचर में हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे एडजस्ट करने के बाद भी एएमटी तो लगता ही रहेगा। जितना चाहे जितना एडजस्ट हो ही ना कर सकते हैं हम। कितना एडजस्ट कर पाए हम? 5 लाख रुपए की क्रेडिट होने के बाद भी 2.5 लाख रुपए एडजस्ट कर पा रहे हैं। यानी हर हाल में हम एएमटी तो दे ही रहे हैं। अगर एएमटी का रेट 15% है, तो जहां सरकार कह रही है हम आपको 100% डिडक्शन दे रहे हैं ना, 100% डिडक्शन आपकी इनकम की दे रहे हैं, वहां भी 15% टैक्स मुझसे ले रही है सरकार। और जब सरकार बजट में अनाउंस करती है हम 100% छूट दे रहे हैं, तो जनता तालियां बजाती है। ठीक है, और सरकार ये कर रही है। आइए चौथे साल देखिए क्या होता है फिर। चौथे साल मेरा रेगुलर टैक्स बना 8 लाख रुपए का। 7 लाख रुपए एएमटी है, देना क्या होगा जल्दी बताइए। जो ज्यादा है वो देंगे, आप देंगे यहां पे 8 लाख रुपया। ठीक है, क्या आपको कोई क्रेडिट मिलेगी? नहीं, क्रेडिट किस बात की मिलेगी? इस बार तो क्रेडिट एडजस्ट होगी। क्रेडिट मिलती कब है? जब एएमटी आप दे देते हो। ठीक है, रेगुलर टैक्स से ज्यादा एएमटी हो जाता है ना, तो आपको क्रेडिट मिलती है। और जब रेगुलर टैक्स ज्यादा हो जाता है एएमटी से, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, जब एएमटी ज्यादा होता है रेगुलर टैक्स से तो आपको क्रेडिट मिलती है। एएमटी ज्यादा होता है रेगुलर टैक्स से तो क्रेडिट मिलती है। और ये क्रेडिट एडजस्ट होती है जब रेगुलर टैक्स होता है आपके एएमटी से ज्यादा। रेगुलर टैक्स मेरा एएमटी से ज्यादा है, कितना? 1 लाख। तो 1 लाख एडजस्ट कर लीजिए, बस 1 लाख एडजस्ट कर लीजिए। 2.5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया एडजस्ट हो गया बच्चों, कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 1.5 लाख रुपया। दिमाग पे जोर तो नहीं ना पड़ रहा है? हां, अब कर भी रहा है तो क्या करोगे? ये तो दर्द अगर है तो ये दर्द आपने खुद अपने नसीब में लिखा है। किसने कहा था ये सब कोर्स करने को? ठीक है, तो ये दर्द आपने खुद लिखा है अपने नसीब में, तो थोड़ा तो दर्द उठाना पड़ेगा। ठीक है, कुछ बेहतर पाना है जीवन में, कुछ अच्छा करना है, तो शायद आज कष्ट उठाना पड़ेगा। तो आइए वो कष्ट हम हंसी खुशी उठा लेते हैं। 2.5 लाख रुपया में से 1 लाख रुपया सरकार ने एडजस्ट करने दिया, 1.5 लाख रुपया कैरी फॉरवर्ड हो गया। जल्दी से बताइए ये 1.5 लाख रुपया कौन सा वाला कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? जो कैरी फॉरवर्ड अब हो रहा है वो कौन सा वाला है? पहले साल वाला या दूसरे साल में? 2 ही बार क्रेडिट मिली थी, पहले साल और दूसरे साल। ये कौन सा वाला 1.5 लाख रुपया है बच्चों? ये 1.5 लाख रुपया इस 2 लाख रुपया में से बचा है। इस 2 लाख रुपया में से ये यहां वाला है। ठीक है, मैं बताऊं, पहले साल वाला खप गया। पहले साल वाला देखो कैसे खपा। 3 लाख था तो 2.5 लाख यहां खपा, और 50,000 इस 1 लाख के अंदर खपा है, और 50,000 इस 1 लाख के अंदर दूसरे साल वाला खपा है। 50,000 इस 1 लाख के अंदर दूसरे साल वाला खपा है, इसीलिए 2 लाख रुपया में से 1.5 लाख रुपया बचा है। सर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, कौन सा 1 लाख, कौन सा 1.5 लाख? मैं एक एग्जांपल और करूंगा आपके साथ, कोई चिंता की बात नहीं है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब मुझे टैक्स क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होगी 1.5 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपया मेरा एडजस्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ बच्चों, अगर 1 लाख एडजस्ट हो जाएगा तो मैंने टैक्स कितना दिया? 7 लाख रुपया। मैंने टैक्स दिया 7 लाख रुपए। और अगर मैंने टैक्स 7 लाख रुपए दिया, इसका मतलब मैंने कितना टैक्स दे दिया? फिर एएमटी जितना दे दिया। ओ माय गॉड, क्या इसका मतलब यह है कि सरकार मुझसे एएमटी तो लेके रहेगी? हां, यही तो कह रहे हैं बच्चों, सरकार आपसे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स लेके रहेगी, चाहे कुछ भी हो। लाख गवर्नमेंट बोले मैं ये छूट दे रही हूं, वो छूट दे रही हूं, एएमटी तो लेके रहती है। ठीक है, तो कभी झांसी में ना आना बच्चों कि सरकार कह रही है 100% डिडक्शन, तो बड़ा मजा आता होगा उन लोगों को जिनको जो ये धंधा कर रहे हैं और 100% की छूट ले रहे हैं। नहीं बच्चों, वो नसीब वाला कोई नहीं है। 96 के पहले तक लोगों के नसीब थे, 1996 के पहले। आप सब तो पैदा भी नहीं हुए थे, आप सब तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय लोगों ने ये सब आनंद उठाया है। ठीक है,
रिलायंस कंपनी, आपको पता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी थी। वो फेस वैल्यू के 25% तक डिविडेंड पे करने वाली कंपनी थी। राइट? आपने वो मूवी देखी है गुरु? अभिषेक बच्चन इसमें ये धीरूभाई अंबानी का रोल कर रहे थे, गुरु मूवी। और उस मूवी में दिखाता है कि रिलायंस कंपनी की एजीएम हो रही है। जिन्होंने देखा था उनके लिए बहुत अच्छी बात, वो समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं देखा, मेरी पर्सनल राय है इस मूवी को जरूर देख लीजिए। यूट्यूब पे भी शायद अवेलेबल होगी। गुरु मूवी जरूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इक्विटी शेयर रेस कैसे होता है, ठीक है, वो रियल कहानी है धीरूभाई अंबानी की। अब देखिए, धीरूभाई अंबानी शून्य से लेके अरबों खरबों की संपत्ति बनाए अपने अकेले जीवन में। उनको बाप दादा से पैसा नहीं मिला था। आज मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उनके पैसे को यूज कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने खुद अपने जीवन में सब कुछ खड़ा किया है। और उन्होंने कैसे किया, ये सारी कहानी है वहां पे। वहां पे एक सीन दिखाता है जिसमें रिलायंस कंपनी की एजीएम हो रही है, ठीक है, और पता है वो किस में हो रही है? स्टेडियम में हो रही है, बहुत बड़े से स्टेडियम में हो रही है, ठीक है, लाखों की संख्या में लोग वहां पे अवेलेबल हैं। और बारिश हो रही है तो धीरूभाई अंबानी छाता लगा के वहां पे खड़े हैं और एजीएम हो रही है। पता है वो जो सीन था, एक्चुअल सीन था, ऐसे ही रिलायंस कंपनी की एजीएम होती थी। ऐसे ही रिलायंस कंपनी की एजीएम होती थी धीरूभाई अंबानी के समय में। अब नहीं होती, उस समय ऐसी ही होती थी। आप पूछोगे सब क्या अंतर है, आज कैसे हो रही है? आज एक कंपनी की एजीएम में 200-300 लोग से ज्यादा जाते ही नहीं है। एक कॉन्फ्रेंस हॉल में 200-300 लोग बैठ जाते हैं और हो जाती है, ठीक है, बल्कि इक्विवेलेंट टू माई क्लासरूम साइज, मेरे क्लासरूम के साइज की ऑक्यूपेंसी होती है, 200-300 लोग बैठते हैं और वहां पे एजीएम होती है। वो इस बड़ी भीड़ के साथ एजीएम धीरूभाई अंबानी के समय में होती थी। और न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात कहते भी हैं कि अंबानी साहब, धीरूभाई अंबानी की वजह से हम अपना घर बनवा पाए, हम पहली गाड़ी खरीद पाए, हम अपनी बिटिया की शादी कर पाए। न जाने कितने लोगों ने हजारों रुपए रिलायंस कंपनी के शेयर में लगाए जो करोड़ों रुपए में कन्वर्ट हुए, ठीक है, और ह्यूज डिविडेंड भी ये कंपनी पे करती थी और शेयर की ग्रोथ भी जबरदस्त थी, ठीक है, और इनकम टैक्स 1 रुपया नहीं देती थी। क्या कोई चोरी कर रही है इनकम टैक्स की? जल्दी बताइए, क्या रिलायंस कंपनी ने चोरी की 1996 तक टैक्स? नहीं। अरे हमारे देश का कानून ही यही था। सरकार कहती है ये धंधा करो, हम डिडक्शन देंगे। धीरूभाई अंबानी कहते हैं कर लेते हैं, तुम छूट दे रहे हो तो हम कर लेते हैं ये धंधा। क्योंकि धीरूभाई अंबानी का यह मानना था कि सरकार उसी धंधे में छूट देती है जो धंधा कोई नहीं कर रहा है हिंदुस्तान में। अरे जिस धंधे की जरूरत है कोई कर ही नहीं रहा है, तभी सरकार कहती है छूट ले लो। राइट? अब सरकार कहती है कि इस धंधे को करने की छूट है क्योंकि वो धंधा है ही मार्केट में, कोई करता ही नहीं है। और धीरूभाई अंबानी कहते थे कि जिस धंधे को कोई नहीं कर रहा है ना, वो कंपटीशन लेस धंधा है और प्रॉफिट भी वही है। वही तो कमाने का रास्ता है जहां पे कोई नहीं कर रहा है। तो इसलिए वो बिजनेस और खुशी खुशी करते थे, डिडक्शन मिल जाती थी, टैक्स पेबल नील हो जाता था। अब सरकार को यही तो तकलीफ शुरू हुई। मैं रिलायंस कंपनी का एग्जांपल ले रहा हूं, सिर्फ एक लौती रिलायंस कंपनी नहीं थी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी, ठीक है, जिनका टैक्स बहुत कम आ रहा था, ठीक है, या फिर टैक्सेबल इनकम नील थी। रिलायंस की तो नील आती थी ना, रिलायंस कंपनी का तो नील आता था, 1 रुपया टैक्स बनता ही नहीं था। तब सरकार को तकलीफ हुई कि ऐसी कंपनियों से कैसे टैक्स निकलवाया जाए, और फिर वहां पे कानून बना मैट का, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स फॉर कंपनीज। और फिर कुछ सालों बाद जब जलन की भावना होने लग गई कि भैया कंपनी ही देगी क्या, बाकी सब मजा लेंगे, आनंद लेंगे, उनके ऊपर भी ये चाबुक लगाओ। चाबुक ही तो है एक तरीके से। तो फिर दूसरों के ऊपर जब वो चाबुक लगा तो एएमटी बना, जो आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ठीक है। यानी ये टैक्स तो गवर्नमेंट हर हाल में ले ही रही है, यही एग्जांपल से समझाना था। आइए फिर से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को।
हम आपको हर साल का ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का रेगुलर टैक्स बताएंगे, रेगुलर टैक्स, और मैट बताएंगे। ठीक है, अब आप बच्चे मुझे क्या बताओगे? आप मुझे बताओगे टैक्स पेबल कितना है, ठीक है, और टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी, ठीक है, टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी, और टोटल टैक्स क्रेडिट कितनी बन गई अभी तक। ठीक है, पुरानी टैक्स क्रेडिट ऐड भी होते जाती है ना, पहले साल की क्रेडिट थी 2 लाख रुपए, फिर अगले साल फिर 2 लाख हो गई तो 4 लाख हो जाती है, तो हम टोटल टैक्स क्रेडिट भी बताएंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी रेगुलर टैक्स और मैट बता देता हूं। रेगुलर टैक्स पहले साल का था 5 लाख रुपया और मैट था 7 लाख रुपया। दूसरे साल में रेगुलर टैक्स बना 6 लाख रुपया और मैट बना 5 लाख रुपया। तीसरे साल में रेगुलर टैक्स था 2 लाख रुपया, मैट बना 4.5 लाख रुपया। चौथे साल में रेगुलर टैक्स 6 लाख रुपया, मैट 2 लाख रुपया। शुड आई गिव यू 1 मिनट? 1 मिनट आपको दे दूं, आप करिए एक बार, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जस्ट 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। क्रेडिट कितने साल कैरी फॉरवर्ड होती है? 15 साल। ध्यान रखिएगा इस बात को। हालांकि मेरा क्वेश्चन ही 4 साल का है तो कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी, कोई परेशानी नहीं है। शुड वी स्टार्ट नाउ? आइए देखते हैं। बताइए, पहले साल रेगुलर टैक्स बनेगा अगर 5 लाख रुपया और मैट मैंने लिख दिया। ओ माय गॉड, मैंने पहले क्या लिखा था, जल्दी से देख लूं। एएमटी लिखा था, पहली बार गलती की है। मैट नहीं है बच्चों, क्या है ये? एएमटी। अच्छा, रेगुलर टैक्स बनेगा 5 लाख रुपया और एएमटी बनेगा 7 लाख रुपया। जरा जल्दी से बता दो बच्चों, देना क्या है, कितना दें टैक्स? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये तो देना ही पड़ेगा 7 लाख रुपया, विच एवर इज हायर देना होता है। ओके, क्या मुझे कोई क्रेडिट मिलेगी? क्रेडिट तब मिलती है व्हेन एएमटी इज मोर देन रेगुलर टैक्स। टैक्स क्रेडिट कब मिलती है? एएमटी इज मोर देन रेगुलर टैक्स। AMT is yearly more than income tax by how much? Regular tax 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपए की क्रेडिट मिल जाएगी। टोटल अभी 2 ही लाख की क्रेडिट है, टोटल भी अभी 2 ही लाख है, पुराना कोई क्रेडिट नहीं था। दूसरे साल क्या होगा? रेगुलर टैक्स 6 लाख रुपया, AMT 5 लाख रुपया है, तो साहब जो ज्यादा है वो देना पड़ जाएगा, 6 लाख रुपया मुझे देना पड़ जाएगा। क्या कुछ एडजस्टमेंट करने को मिल सकता है? हाँ, मिलेगा एडजस्टमेंट करने को। इस बार अगर 6 लाख रुपया टैक्स देना है ना तो कुछ एडजस्टमेंट मिल जाएगा। कितना? रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी। रेगुलर टैक्स 6 लाख, एएमटी 5 लाख, तो 1 लाख एडजस्ट करने को मिल जाएगा। मेरे पास 2 लाख की क्रेडिट थी, ठीक है, तो 1 लाख रुपए की क्रेडिट अभी और बची हुई है। इस साल टैक्स क्रेडिट कुछ नहीं मिली, इस साल टैक्स क्रेडिट मुझे कुछ भी नहीं मिली। ठीक है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है
इस टैक्स क्रेडिट का नाम क्या है? टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ठीक है, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कुछ भी नहीं हुआ। क्या सेट ऑफ टैक्स क्रेडिट हुआ? हाँ, सेट ऑफ हुआ इस साल, एडजस्ट हुआ पुराने में से। 2 लाख में से 1 लाख एडजस्ट हो गया, 1 लाख बचा है। तो अल्टीमेटली मैंने सरकार को टैक्स कितना दिया? 5 लाख रुपया, विच इज एएमटी। इससे नीचे तो किसी हाल में आएगा ही नहीं। एएमटी जितना तो देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, एएमटी जितना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले साल आओ। रेगुलर टैक्स से 2.5 लाख रुपया, एएमटी है 4.5 लाख रुपया। कितना देना पड़ेगा? 4.5 लाख रुपया। क्या कुछ क्रेडिट मिल जाएगी? हाँ, 2.5 लाख रुपया ज्यादा दे रहे हो रेगुलर टैक्स से, 2.5 लाख रुपए की क्रेडिट मिलेगी इस साल। तो अब टोटल क्रेडिट कितनी हो गई? 1 लाख रुपया पिछले साल आज बचा हुआ था, 2.5 लाख इस साल का, मिला के 3.5 लाख की क्रेडिट हो गई। अगले साल रेगुलर टैक्स और ईएमटी में से क्या ज्यादा है बच्चों? 6 लाख ज्यादा है। ठीक है, तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? हाँ मिलेगी। कितनी मिल सकती है? 6 लाख माइनस 2 लाख, 4 लाख रुपए की क्रेडिट मिल सकती है। मुझे क्रेडिट मिल सकती है 4 लाख। ध्यान से सुनो, कुछ नया करने जा रहे हैं। मुझे क्रेडिट मिल सकती है 4 लाख, लेकिन है ही कितनी? 3.5 लाख। है ही कितनी? 3.5 लाख। तो ले लो 3.5 लाख रुपए की क्रेडिट। इस साल कोई क्रेडिट नहीं मिलेगी। अब ये क्रेडिट सेट ऑफ, ठीक है, 3.5 लाख की क्रेडिट है तो ले लो सेट ऑफ कितना? 3.5 लाख रुपया ले लो। आगे कुछ बचेगा? नहीं, कुछ आगे। अब टोटल टैक्स रेट हमारा अंडा हो गया, नील। कितना टैक्स देना होगा? 2.5 लाख। जब देखो, क्या एएमटी से ऊपर ही दे रहे हो ना? एएमटी से ऊपर ही दे रहे हैं, नीचे नहीं जाएगा। एएमटी से नीचे नहीं जाएगा। एएमटी मिनिमम टैक्स है, उससे ऊपर भले हो सकता है, नीचे तो नहीं हो सकता कभी। तो अपने 2.5 लाख रुपए का टैक्स यहां पे देना है। आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट इज टैक्स क्रेडिट? टैक्स क्रेडिट इज एएमटी माइनस रेगुलर टैक्स। एंड व्हाट इज द सेट ऑफ लिमिट? रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी। फॉर हाउ मेनी इयर्स? 15 ईयर्स। हर साल का अलग अलग 15 साल होता है, इसलिए यह बात भी आप ध्यान देंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। Such tax rates shall be carried forward and set off against income tax payable in the later year. अगले साल एडजस्ट भी हो जाएगा। To the extent of, कितना एडजस्ट होगा? To the extent of excess of regular income tax payable under the provision of the act over the AMT payable. कितना एडजस्ट हो जाएगा? जितना रेगुलर टैक्स ज्यादा है एएमटी से। तो हमने भी तो यही बताया, सेट ऑफ की लिमिट क्या है? रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी। ठीक है, द बैलेंस क्रेडिट इफ एनी, अगर कुछ और बच गया तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, एंड सेट ऑफ इन अ सिमिलर मैनर। कितने साल कैरी फॉरवर्ड होगा? एएमटी क्रेडिट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर सेट ऑफ फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 असेसमेंट ईयर सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच द क्रेडिट बिकम्स अलाउएबल। इन विच द क्रेडिट बिकम्स अलाउएबल। जिस साल क्रेडिट आपको अलाउ हो रही है उसके बाद के 15 साल। जैसे सेट ऑफ के प्रोविजंस होते हैं ना, 70, 71, 72, सेक्शन 70, 71, 72, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड के जो प्रोविजन होते हैं कि 8 साल कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कौन से 8 साल होते हैं? जिस साल लॉस हुआ है उसको लेके नहीं, जिस साल लॉस हुआ है उसके बाद आपको 8 साल और कैरी फॉरवर्ड मिलेगा। जहां 4 साल है कैरी फॉरवर्ड का टाइम, तो वहां क्या होता है? जिस साल लॉस हुआ है उसके बाद के 4 साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम विल अप्लाई ओवर हियर। द सेम विल अप्लाई ओवर हियर। यहां भी क्या होगा कि जिस साल आपको क्रेडिट मिली है उसके अगले 15 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। राइट। अब अगला सेक्शन समझने के लिए पहले एक बात समझिए, एक एग्जाम्पल समझिए। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तभी आपको वो बात समझ में आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा फिर उसके बाद। तो अलर्टनेस लेवल हाई कर लीजिए। जो बच्चे लेक्चर देखने के साथ साथ मोबाइल भी चेक कर रहे हैं बीच बीच में, वो एक बार मोबाइल को साइड रख दें और ध्यान से अब सुने हमारी बात को। मान लीजिए मेरे पास है टैक्स क्रेडिट कितने की? 50,000 रुपए की अवेलेबल है। टैक्स क्रेडिट अवेलेबल इज 50,000। पुराने साल का टैक्स क्रेडिट चला आ रहा है, 50,000 रुपए का मेरे पास मैट की एएमटी की टैक्स क्रेडिट पड़ी है। ठीक है, यह केस किसका है? एक इंडिविजुअल का है। ठीक है, करंट ईयर में
करंट ईयर की क्या पोजीशन है मैं आपको बता दूं। करंट ईयर का इसका एडजस्टेड टोटल इनकम है 19 लाख रुपया और टोटल इनकम है इसकी इस साल की 18 लाख रुपया। एडजस्टेड टोटल इनकम क्यों बढ़ गई? क्योंकि कुछ डिडक्शन लिया होगा, बढ़ गई मिला के। बहुत ध्यान से सुनिएगा अभी मेरी बात। अब हम एडजस्टेड टोटल इनकम पे इस साल का करंट ईयर का ये 50,000 रुपए की क्रेडिट पुराने साल की चली आ रही है, ठीक है। अब हम करंट ईयर पे बात कर रहे हैं। करंट ईयर का एएमटी बनेगा, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, 19 लाख का 15% प्लस उस पर 4% और क्या लगेगा? सेस लगेगा, ठीक है। बच्चों कैलकुलेटर उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, मैंने भी उठा लिया। 19 लाख का 15% ये होता है बच्चों, 19 लाख का 15% होता है 2,85,000। 19 लाख का 15% होता है 2,85,000। अब इससे 4% सेस भी लगता है ना, हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ दो बच्चों, प्लस 4%, तो ये आता है 296,400। मैं 10 सेकंड पॉज दे रहा हूं आपकी कैलकुलेशन के लिए। नाउ अगला, अब हम रेगुलर टैक्स निकालेंगे। रेगुलर टैक्स 18 लाख रुपए पे, तो बच्चों टैक्स स्लैब तो आता है ना, 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख 1 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। जब जल्दी से निकाल दो तो मैं मदद करूं। पहले 2.5 लाख का नील, अगले 2.5 लाख का 12,500, अगले 5 लाख का 1 लाख और फिर अगले 8 लाख का, 10 लाख के बियॉन्ड 8 लाख का 30% होगा 2,40,000, तो 2,40,000 रिवर्स बात कर रहे हैं, 2,40,000, 1,12,500 करो, 2,40,000, 1 लाख और 12,500। वैसे तो मुझे याद हो गया है कि 10 लाख तक की इनकम पे टैक्स निकलता है 1,12,500, तो हम 1,12,500 के आगे ही जोड़ते भी हैं, ठीक है। 10 लाख के बियॉन्ड जितनी इनकम होती है ना उसका 30% निकालते हैं और 1,12,500 जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि 10 लाख रुपए की टैक्स, 10 लाख का टैक्स कितना होता है? 1,12,500, ठीक है। तो ये आता है 3,52,500। और इस पे रिबेट वगैरह मिलेगा नहीं, कोई सरचार्ज वगैरह नहीं, सेस, हाँ सेस लगेगा 4% का, जोड़ दो प्लस 4%, तो ये आता है 3,66,600। जल्दी से बताइए मुझे पे क्या करना है? टैक्स पेबल एएमटी या रेगुलर टैक्स में से जो ज्यादा है 3,66,600, ठीक है। सेट ऑफ अवेलेबल कितना होगा? सेट ऑफ अवेलेबल की लिमिट होती है, सेट ऑफ अवेलेबल की लिमिट कितनी है? मेरे पास क्रेडिट है ना, तो हम देख लें कि हम सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं। सेट ऑफ की लिमिट है 3,66,600, रेगुलर टैक्स में से एएमटी माइनस कर दो, ₹70,200 तक हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो जल्दी बताइए, 70,200 तो मेरे पास नहीं है बच्चों, मेरे पास है ही कितना? मेरे पास है ही 50,000 रुपए। क्या मैं 50,000 एडजस्ट कर लूं? आप बोलोगे सर कर लीजिए, मैंने कर लिया और अब टैक्स पेबल बन गया 3,16,600 रुपया। पहले तो बोलो एकदम सही बात मैंने कही कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा हो रहा है तो ठीक है, आपको क्रेडिट मिलेगी सर, कोई गलत बात नहीं है। जैसे ही आप ये कहोगे तो अब मैं आपको कहूंगा, क्या जल्दी से बताइए, क्या एएमटी इस साल एप्लीकेबल होगा? एएमटी तभी एप्लीकेबल होता है एक इंडिविजुअल पे जब उसकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होती है। बताइए, बताया था कि नहीं? आपको बताया है मैंने कि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख रुपए से ज्यादा होती है तभी एएमटी लगता है, यानी ये सब तो आएगा ही नहीं, एएमटी लगेगा ही नहीं आपके ऊपर।
और एएमटी नहीं लगेगा तो ये 50,000 का क्रेडिट यानी मर जाएगा, जीते जी बेचारा मर जाएगा। बताइए सरकार मेरे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है, आपको समझ में आ रहा है? आज मेरी टोटल इनकम 20 लाख रुपए से, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम हो गई तो मेरे पास क्रेडिट पुराना पड़ा हुआ है, वो भी मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। मुझसे सरकार पहले तो मेरा एएमटी ज्यादा था, टैक्स ले ली मुझसे, और अब एडजस्ट करने नहीं दे रही है। तो सरकार कह रही है ये गुस्ताखी हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये एडजस्ट होगा होगा होगा। क्या कहती है गवर्नमेंट, सुनिए, कहती है एएमटी एप्लीकेबल कब होगा? एएमटी एप्लीकेबल होगा उस साल जिस साल आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम ज्यादा है, लेकिन जो उसका क्रेडिट का सेट ऑफ है, अगर आप सेट ऑफ कर रहे हो तो हम 20 लाख से ज्यादा वाला बात नहीं चेक करेंगे, सेट ऑफ हर साल मिलेगा। सेट ऑफ के लिए 20 लाख नहीं देखेंगे। क्रेडिट लेने के लिए, ध्यान दीजिए, क्रेडिट लेने के लिए अगर आपको एएमटी पे करना है, आपको एएमटी पे करना है कि नहीं, प्लीज ध्यान दीजिए, एएमटी जिस साल पे करना है उस साल हम ये कंडीशन देखेंगे 20 लाख से ज्यादा एडजस्टेड टोटल इनकम होनी चाहिए, जिस साल आपको एएमटी पे करना है। लेकिन अगर इस साल आपको एएमटी पे नहीं करना है बच्चों, इस साल क्या पे करना है, मुझे रेगुलर टैक्स और मुझे सेट ऑफ चाहिए, तो सरकार कहती है सेट ऑफ वाली ईयर में ये सब नहीं देखेंगे 20 लाख से ज्यादा एडजस्टेड टोटल इनकम है कि नहीं, सेट ऑफ तो हम देंगे, हर हाल में देंगे। तो याद कर लीजिए सेट ऑफ हर साल मिलेगा। या सोचिए अगर यहां सेट ऑफ ना मिलता, सरकार कहती नहीं तुम्हारी तो इनकम एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम है, जाओ एएमटी लगेगा नहीं, हम 50,000 नहीं देंगे, रो पड़ते हम, तड़प तड़प के लोट लोट के जमीन पे रोते हम, कहते ये क्या मजाक है, जब लेना था तो दगादग 50,000 रुपए ले लिया, आज एडजस्ट करने नहीं दे रही है सरकार। तो सरकार ठीक है पहले ही दर्द तो दे ही रखी है, एएमटी तो हमसे हर साल ले ही लेती है, लेकिन अब इतना बड़ा दर्द नहीं देगी, ठीक है, सेट ऑफ आपको हर साल करने को मिलेगा। तो याद रहेगा कि जो कंडीशन है कि आपके एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई के केस में, वो कौन से किस बात के लिए वो कंडीशन दी गई है? जिस साल आपको एएमटी पे करना है, एएमटी आपको पे करना है कि नहीं वो उसके लिए कंडीशन है, एएमटी पे करने के लिए कंडीशन, ना कि एएमटी सेट ऑफ करने के लिए। द कंडीशन इज फॉर whether you have to pay AMT or not. It's not for whether you have to take credit of AMT or not, whether you have to set off AMT or not. आपको सेट ऑफ करना है AMT, उसके लिए ये कंडीशन नहीं है। तो हम यहीं पे लिखेंगे कंडीशन ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर 20 लाख इज नॉट एप्लीकेबल for set off of AMT credit। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। देखिए आप भी फंस गए थे ना मेरी बातों में, इसीलिए मैंने ये पूरा पहले एग्जांपल किया, आपको दर्द दिखाया कि कितना दर्द हो रहा था मुझे, जब जैसे ही मैंने बोला ना 50,000 एडजस्ट करने नहीं देगी सरकार, कितना दर्द हो रहा था। तो जब दर्द महसूस हुआ आपको ना, तो समझ में आया ये क्या दर्द है, तब मैंने बताया देखो सरकार ये दर्द नहीं दे रही है, तो आपको समझ में आया। अगर मैं ये एग्जाम्पल ना लेता ना और सीधे यहां पे आ जाता, बताता देखो सरकार ये दर्द नहीं दे रही है, तो आपको समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि दर्द हुआ कहां आपको दर्द होता नहीं तो आप समझ नहीं पाते बात को, इसलिए पहले मैंने दर्द दिया आपको, ठीक है, और फिर इंजेक्शन लगा के आपको ठीक कर दिया, तो आप समझ गए हाँ सर के पास इलाज है। अब दर्द अगर होता ही नहीं और हम फिर आपको इंजेक्शन लगाते कहते देखो ठीक हो गए, तो तुमको समझ में ही नहीं आता क्योंकि तुम पहले से ही ठीक थे, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम लोग अब इसको। टैक्स क्रेडिट अलाउएबल इवन इफ एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। कह रहा है टैक्स क्रेडिट अलाउएबल मतलब सेट ऑफ करने देंगे, कहता है करने देंगे अगर ये कम है 20 लाख से, तो भी मतलब 20 लाख वाले से कोई मतलब नहीं है, सेट ऑफ हम करने देंगे इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ। तो बड़ी अच्छी बात है। इन द केस वेयर द एसएससी हैज नॉट क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर दिस और अंडर दिस इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है, एंड द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर डज नॉट एक्सीड 20 लाख, इट वुड स्टिल बी इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ एज ब्रॉट फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट इन दैट ईयर।
कह रहा है करंट ईयर में आपने ये सब डिडक्शन भी नहीं ली, मान लो करंट ईयर में ये सब डिडक्शन भी आपने नहीं ली है, ठीक है, करंट ईयर में 20 लाख से इनकम भी कम है। कह रहा है वो सब कंडीशन एएमटी पे करने के लिए थी, वो सारी कंडीशन, चारों कंडीशन। बच्चों ये सेट ऑफ वाली ईयर में नहीं चेक होता है, मैंने ये भी तो कंडीशन बताई थी आपको, कहां गई ये इतनी कंडीशन बताई थी, टर्नओवर वाली कंडीशन और ये 3 कंडीशन, और ये सब नॉट टू बी चेक्ड इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ, नॉट टू बी चेक्ड इन द ईयर ऑफ सेट ऑफ। सेट ऑफ में ये सब कुछ नहीं चेक करना है, सेट ऑफ आपको हर साल मिलेगा। ओ, तो अब बात समझ में आई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन है 115 जेसी 3 सेक्शन, मत याद रखिए, जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कंटेक्स्ट याद रखिए, बहुत है। Every person to whom this section applies shall obtain a report in prescribed form from the accountant. Who is accountant here? यहाँ accountant का मतलब है chartered accountant, ठीक है, यहाँ accountant का मतलब है chartered accountant। कहता है जो भी पर्सन जिनके ऊपर भी एएमटी लगेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट लेगा कि जो एएमटी की कैलकुलेशन है वो उसकी सही है, जो एडजस्टेड टोटल इनकम की कैलकुलेशन है और एएमटी की कैलकुलेशन है वो सही है। तो देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो महान ज्ञाता होता ही है, तो सरकार हमारी कह रही है कि अगर कोई भी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाला है, एएमटी निकाला है ना, तो कह रही है सर पहले किसी सीए से रिपोर्ट लो कि तुमने सही निकाला है, तब अपनी रिटर्न जमा करना, नहीं तो मानेंगे नहीं तुम्हारी रिटर्न को, क्योंकि सीए जब उस पर रिपोर्ट दे देगा कि नहीं ये कैलकुलेशन सही है, तो सरकार हमारी कह रही है साक्षात भगवान ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कह दिया है कि ये सही है, तो अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम इसे मान लेंगे, ठीक है। हंसी मजाक के लिए ऐसी बात की मैंने, आपका थोड़ा सा और हौसला बढ़ाने के लिए। तो यही है यहां पे, एवरी पर्सन टू होम दिस सेक्शन अप्लाइज शैल ऑब्टेन अ रिपोर्ट, जिनके ऊपर भी ये सेक्शन लगेगा उनको एक रिपोर्ट लेनी होगी। इसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, कहां पे है, इनकम टैक्स रूल्स में दिया हुआ है, ठीक है, सारे फॉर्म्स यही होते हैं। फ्रॉम एन अकाउंटेंट, यहां अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, सर्टिफाइंग दैट, सीए सर्टिफाई करेगा कि एडजस्टेड टोटल इनकम ये और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स हैव बीन कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर के प्रोविजन के हिसाब से कंप्यूट किया गया, मतलब सही कंप्यूट किया गया है, और वो रिपोर्ट टैक्स पेयर को देनी होगी इनकम टैक्स को कब तक, एंड फर्निश सच रिपोर्ट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). अपनी रिटर्न की जो ड्यू डेट है उसके पहले पहले इस रिपोर्ट को सबमिट भी करना है। तो बताइए सीए के लिए ये रोजगार भी है कि नहीं है? है, बहुत सारे क्लाइंट हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर एएमटी लगती होगी वो क्या करेंगे, आपसे रिपोर्ट बनवाएंगे जिसकी आप उनसे फीस लेंगे, ठीक है। और देखो सरकार के इस विश्वास को तोड़ मत देना, ठीक है, सरकार ये मान के चल रही है कि आप रिपोर्ट दोगे कि सही है तो इसका मतलब सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि ये जो कैलकुलेशन मैंने सिखाई है ये आपसे गलत नहीं होगा कभी भी, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं, जीवन भर इन सब चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है। बहुत उम्मीदें हैं सोसाइटी को, सरकार को आपसे, और वो सारी उम्मीद कानून जब आप पढ़ते हैं तो आपको दिखाई देता होगा, सीए ये कर देगा तो ये मान लेंगे, सीए ये साइन कर देगा तो ये मान लेंगे। जस्ट सोचो कितनी उम्मीदें हैं आपसे, ठीक है। तो इन उम्मीदों को टूटने ना दीजिएगा, ठीक है। रट रटा के एग्जाम में पास मत हो जाइएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी समाज को, सरकार को, ठीक है। मेहनत कीजिए, हर चीज सीखिए और फिर उसके बाद एग्जाम दीजिए। चलिए और सुनिए अब उसके बाद। अब देखिए जरा सा, मेरा नॉर्मल टैक्स है 2 लाख रुपया, सरकार कहती है तुमको देना पड़ेगा एएमटी 5 लाख रुपया, तुम 5 लाख रुपया जमा करो। सरकार क्या कहती है, पे करो 5 लाख रुपया, लेकिन चिंता मत करो हम तुमको एडजस्ट करने देंगे। कितना एडजस्ट करने देंगे? 3 लाख रुपया, हम तुमको 3 लाख रुपया एडजस्ट करने देंगे। तो बताइए मेरे मन में आएगा कि नहीं, सरकार इसका मतलब है तुम 3 लाख रुपया मेरा रख लिए, गवर्नमेंट ने मेरा 3 लाख रुपया रख लिया ना, आगे चल के हमको एडजस्ट करने देगी। तो मेरे मन में यह बात आएगी कि गवर्नमेंट मुझे इंटरेस्ट वगैरह, ब्याज वगैरह दोगे कि नहीं इसका? सीधी सी बात है, मेरा तो रेगुलर टैक्स, नॉर्मल टैक्स तो 2 ही लाख बन रहा था, तुमने गंगा जी वाला खेल
किया मेरे साथ, तो 5 लाख रुपया मुझसे ले लिया और फिर कह रहे हो चलो अच्छा 5 लाख दे दो, 3 लाख रुपया बाद में एडजस्ट करा देंगे तुम्हारा, ठीक है। तो मेरे मन में एक बात आएगी कि सरकार क्या मुझे इस 3 लाख रुपया पे ब्याज देगी जो मुझसे अभी से ले ली है, बाद में एडजस्ट कराएगी? तो आपको क्या लगता है, देगी कि नहीं? देगी? सरकार कहती है मजाक नहीं मेरे साथ, हम लोग देने के लिए कि लेने के लिए हैं? कहती है कोई ब्याज नहीं देंगे। नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन टैक्स क्रेडिट अलाउड। जो आपको एएमटी के क्रेडिट मिलेगी उस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। तो आपका पैसा सरकार के पास पड़ा है, सरकार के लिए सुरक्षित है, इतना ही बहुत है, ठीक है। ब्याज व्याज की कल्पना भी ना करना, ठीक है। चलो अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएमटी की एक समरी मैंने दे दी आपको कि अगर आपने इन सेक्शंस में डिडक्शन ली है, ठीक है, तो फर्म और एलएलपी के केस में अगर आपने क्लेम की है तो एएमटी एप्लीकेबल है, और अगर नहीं की है इन सेक्शन के तहत कोई भी डिडक्शन नहीं ली है तो एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इन सेक्शंस की डिडक्शन लेते हैं तभी तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते हैं। अगर इन सेक्शन की कोई डिडक्शन ही नहीं है तो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा कहां? टोटल इनकम ही रह गया आपका, तो कुछ ऐड ही नहीं होगा। तो इन सेक्शन की डिडक्शन है तभी एडजस्टेड टोटल इनकम आएगा और तभी एएमटी लगेगा। हालांकि अगर हम इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात करें तो एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 20 लाख से ज्यादा होना चाहिए, और इन सेक्शंस के तहत हमने क्लेम किया हो यह भी होना चाहिए, तब एप्लीकेबल है, और नहीं तो नहीं। तो ये मैंने बता दिया, मैंने एक समरी बना के फिर से इस बात को जरूर लिखा आखिरी में, ताकि आपको याद रहे कि एएमटी लगता कहां है। ऐसा ना हो कि एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां एएमटी नहीं लगना था और आपने जबरदस्ती लगा दिया, क्योंकि बड़े मजे ले लेके पढ़े आपने तो मेरे साथ, ठीक है। तो आपने एएमटी लगा दिया वहां जहां नहीं लगना था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक रिवीजन था। और आइए अब एक शानदार सा क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ राजकाज एलएलपी, ठीक है, किसका क्वेश्चन है? राजकाज एलएलपी। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी है, मुझे इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। एलएलपी पे फ्लैट टैक्स रेट लगता है 30% का, नॉर्मल इनकम पे 30% का टैक्स लगेगा, जबकि इसकी एडजस्टेड टोटल इनकम पे 15% का टैक्स लगेगा, और जो ज्यादा होगा वो उसे देना पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहता है। कहता है इनकम आती है राजकाज एलएलपी को बिजनेस ए से पीजीबीपी हेड के तहत, जिसमें जो कि एलिजिबल है 100% डिडक्शन के लिए एटीआईसी में। देखा, इस क्वेश्चन ने बता दिया सीधे सीधे कि इसको 100% डिडक्शन मिलेगा एटीआईसी में, ठीक है। अब जल्दी से बताइए क्या एटीआईसी पार्ट सी में आता है? जरा सोचें, जल्दी से सोचें भाई, एटीआईसी पार्ट सी में आता है कि नहीं आता है? कैसे सोचेंगे बच्चे? क्या ये एटीएच से एटीआरआरबी के अंदर है? जीएचआई, हां सर, एच के बाद आता है आई, ठीक है। ये पार्ट सी वाला है, ये एटीआईसी हम ये लिख दें यहां पे, ये पार्ट सी वाला है, ठीक है। और जो लोग पार्ट सी वाली डिडक्शन लेते हैं उनको एएमटी देना पड़ता है। क्या एडजस्टेड टोटल इनकम का अमाउंट जानना है? नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि ये एलएलपी है। एलएलपी के केस में एडजस्टेड टोटल इनकम कितना ये नहीं देखना है, बस डिडक्शंस देखना है कि लिया है क्या, ठीक है। कौन कौन से? 10AA के डिडक्शन, दूसरा जल्दी 10AA के डिडक्शन, दूसरा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पार्ट सी अदर देन सेक्शन 80P, और जल्दी से बताइए और क्या है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। लेकिन अगर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD लिया है तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते समय उसे ऐड करेंगे, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन लेस भी कर देंगे। आइए आगे देखिए, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी हो रहा है, इसको 5,18,000 रुपए का घाटा कर लिया इसने। सेटअप ऑन 10/4/19, अरे करंट ईयर में सेटअप है, एकदम ताजा ताजा धंधा किया, 5,18,000 का घाटा कर लिया। कह रहा है ये घाटा आया क्योंकि 25 लाख रुपया इसने बिल्डिंग का घटा लिया था 35AD के तहत। अच्छा, घाटा नहीं है इसका मतलब, 25 लाख रुपया की डिडक्शन मिली है 35AD में, जिसकी वजह से ये 5,18,000 हो गया। 35AD वाली डिडक्शन है। जरा बताइए, जो लोग 35AD लेते हैं क्या उनके ऊपर एएमटी लगता है? हां, लगता है। वैसे तो एक कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो ही गई थी, एक और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, कोई भी एक डिडक्शन लेता तो भी लग जाता एएमटी। तो एक और बिजनेस है
उसमें 6,15,000 कमा रहा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में घाटा करके बैठ गया 10,000 का, कोई बात नहीं। और कंट्रीब्यूशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, ये पता है कौन सा वाला डोनेशन है? नेशनल 100% विदाउट लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती, जितना जमा किए हो पूरा डिडक्शन लीजिए मजे से, आनंद से, 10,000 रुपए का। किसमें? एटीजी के तहत। अब जब जल्दी से बताइए, क्या एटीजी पार्ट सी में आता है? सोचो एटीजी पार्ट सी में आता है। कहां से एटीजी शुरू होता है? एटीएच से आरआरबी, जी और फिर एच आता है। नहीं, एच से आरआरबी के अंदर नहीं आता है, नहीं आता है। इट इज नॉट इन पार्ट सी, ये पार्ट सी में नहीं है। यानी जब हम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे तो इसको एड बैक करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया? अब इसकी नॉर्मल इनकम निकाल दोगे आप? नॉर्मल इनकम निकालोगे? चलिए कराते हैं आपको। आंसर 1, सबसे पहला काम इसमें करना होता है कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होगी? चलिए देखिए, हम लोग पीजीबीपी हेड में इनकम लिखेंगे बिजनेस ए 12,20,300, बिजनेस बी, ये एक स्पेसिफाइड बिजनेस है, 35 एडी में डिडक्शन मिला है इसका, ये आ रहा है 5,18,000 निगेटिव बच्चों, निगेटिव माइनस घाटा है। बिजनेस सी, इसमें फायदा हुआ है 6,15,000। तो जल्दी से बताइए, जो पॉजिटिव अमाउंट है उसमें से निगेटिव अमाउंट घटा के लिख दें? नहीं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भूलना नहीं। अभी नॉर्मल इनकम हम नहीं सिखाएंगे आपको बार बार। नॉर्मल इनकम आपको निकालनी आती है। जो स्पेसिफाइड बिजनेस का घाटा होता है वो नॉर्मल बिजनेस से नहीं घटता, ये कैरी फॉरवर्ड होगा बिजनेस बी का घाटा। स्पेसिफाइड बिजनेस है ये, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा और कैरी फॉरवर्ड होके अनलिमिटेड पीरियड तक सेट ऑफ हो सकता है। ये है सेट ऑफ का प्रोविजन इसके लिए। तो ये एडजस्ट नहीं होगा बच्चों, जो पॉजिटिव वाला है बस उसको जोड़ दो। 12,20,300 प्लस 6,15,000, 18,35,300, 18,35,300, ठीक है। उसके बाद बताइए और क्या है नेक्स्ट? आईओएस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इसमें 10,000 रुपए का घाटा है। क्या बिजनेस के फायदे से अदर सोर्सेस का घाटा एडजस्ट होता है? हां बिल्कुल होता है सर। इसको जोड़ दीजिएगा, जीटीआई आ जाएगा, ये आ गया 18,25,300, ठीक है। अब इसमें से आपको लेस करना है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। बच्चों ध्यान दो, अभी हम लोग नॉर्मल तरीके से निकाल रहे हैं सब चीज। कौन कौन सी डिडक्शन मिलेगी? सेक्शन 80G मिलेगा, 80G डोनेशन वाला 10,000 रुपया। और क्या मिलेगा? सेक्शन 80IC मिलेगा। क्या मुझे 80IC जानने की आवश्यकता है क्या होता है? नहीं, क्वेश्चन में बता रहा है 80IC, बस मुझे यही चेक करना है कि ये डिडक्शन है, बस ले लीजिए। 100% डिडक्शन है प्रॉफिट का, तो 12,20,300 रुपया प्रॉफिट था ना क्वेश्चन में। देखो 12,20,300 पूरा डिडक्शन 100%, ये क्वेश्चन खुद ही बता रहा है 100% डिडक्शन मिलता है 80IC में, ठीक है। ये नहीं कि मैं अपनी नॉलेज से। अच्छा, 80G वाली बात क्यों नहीं लिखी है यहां पे? क्यों नहीं लिखी है यहां पे कि 80G में मिलेगा डिडक्शन? अरे क्यों बताएं? 80G आपने पढ़ा है, क्यों बताया जाए आपको? अरे ये बात समझ में, सिंस 80G तो आपने पढ़ रखा है ना, तो दिस इज नॉट टू बी टोल्ड, दिस इज इन योर कोर्स। अब ये दोनों मिला के कितना हो गया? 12,30,300 घटाइए, टोटल इनकम आ जाएगी 18,35,300 में से घटाएंगे 12,30,300,
6,05,000 सही आ रहा है मेरा। 18,25,300 माइनस 12,30,000 30,300 595 आ रहा है बेटा। 5,95,000 ये है नॉर्मल टोटल इनकम। ओके, दूसरा नंबर होता है नॉर्मल टैक्स कितना है, रेगुलर इनकम टैक्स। रेगुलर इनकम टैक्स, ठीक है, ऑन 5,95,000 एट द रेट ऑफ, क्या रेट से लगेगा, 30%। अगर ये इंडिविजुअल का केस होता ना, मान लो इंडिविजुअल का क्वेश्चन होता तो स्लैब के हिसाब से निकाल देते, बस यही तो अंतर है, बाकी सारा काम तो एक जैसे ही होगा। 595 का 30% कर लो तो आ रहा है मेरा 1,78,500 178,500 प्लस इस पे सेस जुड़ेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। बताओ इसका 4% कितना बच्चों, 7,140 जोड़ दीजिए तो जल्दी से 185,640 1,85,640। दूसरा काम भी हो गया, 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप जल्दी से बताओ। तीसरा स्टेप, टोटल इनकम में हम लोग 3 एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, वही तीनों करनी है, एडजस्टेड टोटल इनकम निकालेंगे अब हम लोग। तीसरा, अच्छा ये कॉपी हो गया ना सबका, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल दीजिए सर अब आप। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगा एडजस्टेड टोटल इनकम? टोटल इनकम पहले तो लेंगे हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, कितना आया था मैं भूल गया, 595 5,95,000 आया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन, 2 डिडक्शन लिए हो चैप्टर 6 में, एक 80 आईसी में, एक जी में। जी पार्ट सी वाला नहीं है इसलिए वो ऐड नहीं होगा, 80 आईसी वाला ऐड होगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 आईसी, ये ऐड कर दीजिए 12,20,300। 10AA में कोई डिडक्शन नहीं, लिए ही नहीं है। क्या कोई 35AD में डिडक्शन लिए हो? हां लिए हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD में कितना लिए हैं हम? 35AD में डिडक्शन लिए हैं 25 लाख रुपए का। हम 25 लाख रुपए का डिडक्शन लिए बिल्डिंग का 35AD में, तो 25 लाख रुपए एडबैक हो जाएगा। अगर हम 35AD में 100% डिडक्शन ना लिए होते तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन तो मिला होता ना? ये लिए हैं तो डेप्रिसिएशन से वंचित भी तो हुए हैं। सरकार कह रही है अब ये नहीं मानेंगे, तो भैया डेप्रिसिएशन तो मानो ना, ठीक है। जैसे छोटी सी टॉफी के बदले में, टॉफी मिलनी थी मुझे 1 रुपए वाली, उसके बदले में मुझे 10 रुपए की चॉकलेट मिल गई। ऐसे समझ लो एक टॉफी के बदले में मुझे चॉकलेट मिली, ठीक है। फिर उस गवर्नमेंट ने कहा ये चॉकलेट वापस करो वापस करो, तो हमने कहा चॉकलेट वापस लो, लेकिन जिसके बदले में दिए तो वो टॉफी भी तो मेरी दो। फिर से सुन लीजिए, मेरे पास एक टॉफी थी, सरकार ने कहा तुमको चॉकलेट देंगे बड़ा वाला डेयरी मिल्क। मैंने कहा लो टॉफी के बदले में चॉकलेट मिल रही है, तो मैंने टॉफी पकड़ा दिया, ठीक है। टॉफी ये पता है क्या था? डेप्रीशिएशन, ये मैंने पकड़ा दिया। सरकार ने कहा लो बड़ा वाला चॉकलेट। बड़ा वाला चॉकलेट मतलब 100% डिडक्शन, ठीक है। अब सरकार EMT निकालते समय कह रही है चॉकलेट वापस करो फिर बात करेंगे। हमने कहा लो भाई चॉकलेट वापस, लेकिन जैसे ही हम चॉकलेट वापस देंगे हम कुछ लेंगे क्या? अरे जो टॉफी मेरी लिए थे वो तो दो। बदतमीज कहीं के, चॉकलेट अपनी वापस मांग रहे, मेरी टॉफी नहीं दोगे? तो टॉफी अब हम ले रहे हैं, घटाएंगे, हम घटाएंगे, टॉफी घटाएंगे। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। आई होप सभी बच्चों को समझ में आई मेरी बात, राइट। और डेप्रीशिएशन बिल्डिंग पे कितना मिलता है? 10%, यानी 25 लाख का 2.5 लाख रुपया तो मिला ही होता। आइए 2.5 लाख रुपया घटा लीजिए, सरकार ने आपकी टॉफी वापस कर दी। कोई तकलीफ यहां पे नहीं। तो चलिए इसको टोटल कीजिए।
5,95,000 प्लस 12,20,300 प्लस 25 लाख माइनस 2,50,000 40,65,300 40,65,300 ये आ गई एडजस्टेड टोटल इनकम। क्या बात है। फोर्थ अगला काम एएमटी। एएमटी कितना होगा? टैक्स ऑन 40,65,300 एट द रेट ऑफ 15%। 15% का रेट है बच्चों, इंटू 15%। और ये 15% का रेट किसने किया मैं आपको बता दूं, निर्मला सीतारमण जी ने किया है, हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने। ठीक है, 15% का रेट इसे किया है। इसके पहले 18.5% की ईएमटी चल रही थी, तो 18.5% की ईएमटी को 15% पे हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर ने लाया है। ठीक है, बस मुझे तो इंतजार है उस दिन का जिस दिन ईएमटी खत्म हो जाए, मैट खत्म हो जाए। ठीक है, बड़ा बेकार है, गवर्नमेंट फायदा दे रही है तो उसको लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट ही कम कर दो, हम कहते हैं क्या जरूरत है अल्टरनेट टैक्स लेने का? तुमको लग रहा है कि तुमने बेनिफिट जो दिया है ज्यादा दे दिया है, फिर वापस मांगते हो, सब क्या है, कम दे दो। ठीक है, आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस एएमटी मैट। ठीक है, चलिए ये 40,65,300 का 15% कितना आ रहा है? मैंने शायद निकाला था कि भूल गया मैं। 40,65,300 इंटू 15%, 6,09,795 आ रहा है। ठीक है, 6,09,795। इस पे प्लस जोड़िए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, ये भी लगता है ना बच्चों, इंटू 4%, ये आएगा 24,392, 24,392 रुपया। प्लस कर लीजिए, ये हो गया 6,34,187। ओके, ये है हमारा एएमटी। एएमटी है 6,34,187, 634, 6,34,187। नॉर्मल टैक्स कितना है मेरा? 1,85,640। नॉर्मल टैक्स सोच लो कितना कम है। नॉर्मल टैक्स मोटा मोटी 2 लाख रुपए के अंदर है और एएमटी सरकार निकलवा दी 6 लाख के ऊपर। ठीक है, लेगी कितना अब बोलो? पांचवा हम निकाल रहे हैं टैक्स पेबल। जो ज्यादा होता है सरकार को तो वो चाहिए, तो टैक्स पेबल हो जाएगा 6,34,187। क्या सरकार ज्यादा टैक्स ले लेगी तो उसकी क्रेडिट क्या फ्यूचर में मुझे एडजस्ट करने देगी? हां, मुझे टैक्स क्रेडिट मिलती है। कितनी मिलेगी? जितनी ज्यादा दी हो। ठीक है, तो ये हालांकि इसमें टैक्स पेबल निकालना था, प्लीज क्वेश्चन में टैक्स पेबल निकालना था, टैक्स लायबिलिटी ये मैंने निकाल दी, यही है टैक्स लायबिलिटी। अब आपकी नॉलेज के लिए एक चीज बता दूं, एएमटी क्रेडिट भी मिलेगी मुझे, फ्यूचर में एडजस्ट होगी। कितना? 6,34,187 माइनस नॉर्मल टैक्स कितना था? 185,640। 185,640। ठीक है, 6,34,187 माइनस 1,85,640, 448,547. So this is the AMT credit which will be available to you. ये फ्यूचर के ईयर में सेट ऑफ होगा। कितना सेट ऑफ होगा? जब रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी होगा, रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी, मतलब रेगुलर टैक्स जब बड़ा होगा तो आपको मिलेगा, और कितना मिलेगा? रेगुलर टैक्स माइनस एएमटी का जो डिफरेंस है उतना ही सेट ऑफ होगा। एक साल में 15 साल तक के लिए ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया एएमटी। इसमें बहुत प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, करना यही है, 3 एडजस्टमेंट करने हैं और कुछ करना ही नहीं होता। ठीक है, 3 क्या, ऐसे तो 4 कह सकते हो आप, क्योंकि जब 35 एडी करोगे तो उसके साथ साथ उसका डिप्रिसिएशन भी करोगे। इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट कम थी, वो कौन सी वाली कम थी? 10AA नहीं था। ठीक है, बस यही करना है। तो बेसिकली प्रोविजन को याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लेक्चर को एक बार नहीं 2 बार कम से कम पूरा देख लीजिएगा। प्रोविजन सारे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कभी गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर डूइंग दिस चैप्टर विथ मी, एंड दिस वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं फिर से कहता हूं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटीड क्वेश्चन इस चैप्टर से आना है। तो 1 2 3 जितना रिवीजन कर सके करिए और इसे स्ट्रांग बनाइए इस चैप्टर को। ठीक है, ओके, बाय बाय।